नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर जो हमारी ऑनलाइन चर्चा है वो चर्चा जारी है। ये एक विशेष प्रकार की कार्यशाला है। जैसा मैंने इस मंच से कई बार आप लोगों को कहा, हमारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर में स्थित है राजस्थान में, वह नेहरू स्टडी सेंटर और राजनीति विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक ऐसी वर्कशॉप का आयोजन कर रहा है जो पूरे भारत में पहली बार है। ये ऑनलाइन वर्कशॉप है और उस पर संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर हूबहू चर्चा की जा रही है। तो मेरे यूट्यूब के जो साथी हैं और जो जूम के जो साथी हैं, मैं इन सबका एक बार फिर से मैं स्वागत कर रहा हूं। और मेरा खासकर जूम वालों से निवेदन है कि वे अपना नाम जो है उसको रीनेम कर लीजिए। अपनी जो आईडी है उसमें अपना जो ओरिजिनल नाम जो है वो रखिएगा, क्योंकि अटेंडेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। साथियों, हमने यात्रा जो प्रारंभ की थी 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उससे, फिर 15 को चर्चा की, फिर 16 को चर्चा की, 17 को चर्चा की, 18 को चर्चा की और फिर 19 और 20 जुलाई 1947 को संविधान सभा की कोई बैठक नहीं हुई। तो हम लोगों ने भी कोई चर्चा नहीं की, ये बात ध्यान रखने वाली थी। इसके बाद में हम लोग वापस जुटे 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई और आज है 25 जुलाई। 25 जुलाई 1947 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और मैं बात प्रारंभ करने से पहले ही आप लोगों को बता दूं कि 26 और 27 जुलाई 1947 को संविधान सभा में कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो मेरा आप लोगों से भी निवेदन रहेगा कि आप कल और परसों आराम से जो अब तक जितनी चर्चा संविधान सभा में हुई है उस पर आराम से मनन करें, चिंतन करें, उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बनाएं, क्योंकि ये अलग प्रकार की चर्चा है। यहाँ से बहुत सारी ऐसी बातें जिन पर आप लोगों ने कभी भी ना पढ़ा होगा, ना जाना होगा। तो इन 2 दिनों में आप इस तरह का भी काम कर सकते हैं। वापस हम लोग 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई 1947 को जो कुछ हुआ उस पर चर्चा करेंगे। हमने अपना ये जो वर्कशॉप है वो 14 जुलाई 2022 से शुरू किया, 31 जुलाई 2022 तक, यानी कुल अवधि होती है 18 दिन की। ये 18 दिन की इस अवधि में 4 दिन अवकाश रहा और मैंने बार बार आपको डेट्स बताई है, 19, 20 और 26 एवं 27। ये चारों दिन आप याद रखिएगा। तो आज अपनी बात को हम लोग प्रारंभ करें। 25 जुलाई 1947 को क्या हुआ उस पर चर्चा करेंगे। और देखिए ये चर्चा क्यों महत्वपूर्ण है। आज हम लोग शुरुआत में ही एक ऐसी बात पर चर्चा करना जा रहे हैं जो हम लोगों के लिए एक बहुत नई बात है। आज हमारे संविधान सभा के एक मेंबर श्री प्रकाश, नाम ही उनका है श्री प्रकाश, यानी प्रकाश के साथ श्री लगा हुआ है तो उनका नाम है श्री प्रकाश। श्री प्रकाश एक प्रस्ताव लेकर आएंगे। वो प्रस्ताव क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूं। चूंकि 25 जुलाई 1947 का दिन है, भारत विभाजन की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। देश की आजादी का जो दिन है वो नजदीक आने वाला है। भारत का विभाजन होगा तो इसका मतलब संविधान सभा के भी बहुत सारे सदस्य जो हैं वो अपना स्थान जो है रिक्त कर देंगे। आप लोगों को बताया गया कई सारे ऐसे मेंबर्स जो संविधान सभा के पहले सत्र में भाग लिए थे वो अब आगे आने वाले सत्रों में भाग नहीं लेते हुए दिखाई देंगे। संविधान सभा के ऐसे कई सदस्य जो पहले सत्र में किसी और राज्य से थे, अभी चौथे और 5वें सत्र में आपको किसी और राज्य से दिखाई देंगे। बहुत सारे सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, बहुत सारे सदस्य पाकिस्तान चले गए और बहुत सारे सदस्य जिन्होंने पहले के सत्रों में भाग नहीं लिया लेकिन बाद के सत्रों में भाग लिया। तो संविधान सभा के सदस्यों का स्थान कैसे रिक्त होता था, इस संदर्भ में संविधान सभा ने नियम बना रखे थे। उन्हीं नियमों के संदर्भ में एक भ्रांति हो गई। तो श्री प्रकाश नाम के संविधान सभा के एक मेंबर जो कि संयुक्त प्रांत से आते हैं वो एक प्रस्ताव लेकर आते हैं और शुरुआत में ये प्रस्ताव लेकर आते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि वो प्रस्ताव क्या है और वो प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ ये जो बारीक बातें हैं ये बारीक बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 25 जुलाई 1947 उस दिन वार शुक्रवार है, 25 जुलाई 47। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट, हिंदी संस्करण है इसका। ये 25 जुलाई को प्रारंभ हो रही है और बैठक जो है सुबह 10 बजे प्रारंभ हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में स्थित जो है वहां से ये बैठक हो रही है। और आज परिचय पत्र कौन पेश कर रहा है, रजिस्टर पर कौन हस्ताक्षर कर रहे हैं, मिहिर लाल
चट्टोपाध्याय, ये पश्चिम बंगाल से हैं। ये आज संविधान सभा में मेंबर बनकर आ रहे हैं, अपना परिचय पत्र देते हुए रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसके बाद में नियमों में संशोधन, कौन से नियम, जिसकी और मैं आपको इशारा कर रहा था, और वो नियम कौन से हैं संविधान सभा के सदस्यों के संदर्भ में। तो मेरे यूट्यूब के जो साथी हैं वो बिल्कुल मेरी बात को ढंग से सुने, समझे। बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। ये जो बात है वो कहीं आपको लिखी हुई मिलेगी नहीं। क्या है जरा देखिएगा। अध्यक्ष आप कह रहे हैं आज के कार्यक्रम में पहला जो आइटम है वो श्री प्रकाश का एक प्रस्ताव है। श्री प्रकाश का नाम पुकारा गया। श्री प्रकाश अंग्रेजी में बोल रहे हैं, संयुक्त प्रांत से हैं। क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक प्रस्ताव रख रहे हैं। वो क्या प्रस्ताव रख रहे हैं कि संविधान सभा की नियमावली के नियम 5 के पश्चात एक और नया नियम बनाया जाए। हम लोगों ने संविधान सभा के संदर्भ में जो नियम बना रखे हैं उन नियमों में एक नियम है 5। उस 5 के बाद में एक नया नियम और रखा जाए जिसका नाम होगा 5A। ऐसा श्री प्रकाश कह रहे हैं। क्या होगा 5A में? तो जरा देखिएगा। नियम 4 तथा नियम 5 में बताई गई व्यवस्था के बावजूद भारत के गवर्नर जनरल सम्राट की सरकार के 3 जून 1947 के वक्तव्य के अनुसार यदि वे चाहें तो उस वक्तव्य के पैरा 14 में उल्लेखित क्षेत्रों से संविधान सभा के लिए नए चुनाव के आदेश दे सकते। वो ये कह रहे हैं श्री प्रकाश कि नियम जो 4 और नियम जो 5 पहले से बने हुए हैं उन नियमों के मुताबिक, और अभी हाल ही में 3 जून 1947 को जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया, उस अनाउंसमेंट के बाद में वे संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। संविधान सभा के नए चुनाव के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। ऐसा होने पर यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त क्षेत्रों से पहले चुने गए सदस्यों ने, चाहे नियम 3 में निर्धारित विधि से वे सभा में उन्होंने स्थान ग्रहण किया है अथवा नहीं किया है, वो अपना स्थान रिक्त कर देंगे। और यह भी मान लिया जाएगा कि नवनिर्वाचित सदस्य उन स्थानों के लिए बाकायदा चुन लिए गए। वो ये कह रहे हैं कि नियम 5A अडॉप्ट कर देने से फायदा ये होगा कि जो 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है, उस अनाउंसमेंट के तहत भारत का विभाजन तो होना ही होना है, आप लोग जानते हैं। तो भारत का विभाजन होगा तो कई सारे सदस्य पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो उनके जो स्थान रिक्त होंगे उनके स्थान पर नए चुनाव कैसे करवाए जाएंगे? तो नए चुनाव की जो व्यवस्था करनी होगी वो सब इसके अंतर्गत होगी। तो इसलिए इस नियम को अडॉप्ट कर दीजिए। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि चुनाव तो हो चुके हैं, कई सारे मेंबर का स्थान रिक्त हो चुका है, कई सारे नए मेंबर भी आ चुके हैं। कुछ जो पुराने मेंबर थे जिनकी सीट खाली हो गई वो वापस निर्वाचित होकर आ गए हैं, चाहे स्थान राज्य चेंज हो गया हो। इस प्रकार की एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की ओर संकेत कर रहे हैं श्री प्रकाशम। श्री प्रकाश ये भी कह रहे हैं कि साहब आपने तो चुनाव करवा लिए, जिनके स्थान रिक्त करने थे आपने स्थान रिक्त भी कर लिए, आपको जिनको बर्खास्त करना था उनको घर भी भेज दिया, आपने जिन लोगों को नया चुनना था उनको चुन भी लिया। लेकिन ये किस व्यवस्था के तहत हुआ ये नियमों में कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए अब जो हो गया है उसको आप सही करने के लिए अब नियम बना लीजिए और कह दीजिए कि जो नए जो लोग चुनकर आए वो संविधान सभा के उसी तरह से मेंबर है जिस तरह से पहले वाले मेंबर थे। तो ये नया नियम बना लीजिए। हालांकि मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, संविधान सभा के जो सदस्य नए आ गए हैं वो आ चुके हैं, फिर भी श्री प्रकाश कह रहे हैं कि उसमें उस समय नियम नहीं थे फिर भी आ गए, तो अब नियम बनाकर उनको रेगुलराइज कर दीजिए, ऐसा श्री प्रकाश कह रहे हैं। अब इसके पक्ष में वो तर्क क्या दे रहे हैं, इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जरा देखिएगा। ये नियम 3 जून 1947 से अमल में आया समझा जाएगा। जो ये नियम है वो 3 जून 1947 से इफेक्टिव हो जाएगा। आज 25 जुलाई 1947 से नियम बनाया जा रहा है आज के दिन, और कहा जा रहा है कि ये जो नियम है 3 जून 1947 से इफेक्टिव हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। हमारी संसद इस प्रकार के खूब सारे कानून बनाती है जो बैक डेट से लागू होते हैं, बिल्कुल लागू होते हैं। तो इसी प्रकार की बात कही जा रही है कि ये जो नियम है 3 जून 1947 से लागू होगा, ऐसा मान लीजिए श्री प्रकाश कह रहे हैं। अब तर्क देखिए, तर्क से आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। वो क्या कह रहे हैं? महोदय, मैंने यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख 3 उद्देश्यों से रखा है। ये मैं प्रस्ताव क्यों लाया हूं? मेरे मस्तिष्क में 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य यह है कि मैं पिछले कुछ महीनों के दौरान घटित कुछ बहुत ही अवांछनीय घटनाओं को व्यवस्थित करना चाहता हूं। मेरे मस्तिष्क में
पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि कुछ महीनों से जो घटनाएं देश में घटित हुई है वो अवांछनीय थी। अब वो अवांछनीय घटनाएं थी, घटित हो गई, तो मैं चाहता हूं कि वो व्यवस्थित हो जाए, ऐसा श्री प्रकाश कह रहे हैं। दूसरा, मैं इस परिषद के सम्मान की रक्षा करना चाहता हूं। ये जो संविधान सभा है, इसका जो सम्मान है, इसका जो आदर है, उसकी मैं रक्षा करना चाहता हूं। और यदि आप मुझे कहने की अनुमति दें तो मैं सभा के अध्यक्ष के रूप में आपके सम्मान की रक्षा करना चाहता हूं। श्री प्रकाश कह रहे हैं कि मैं आपके सम्मान की रक्षा करना चाहता हूं। अब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सम्मान कहां जुड़ा हुआ है? तो मैं बिल्कुल आपको बातें बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। बात दरअसल यूं है कि जून और जुलाई में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। जैसा मैंने कहा, संविधान सभा के कई सारे सदस्यों के स्थान रिक्त कर दिए गए और उनकी जगह पर नए सदस्य चुने गए। श्री प्रकाश ये कह रहे हैं कि आप संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, क्या आपसे ये पूछा गया? बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री प्रकाश ये कह रहे हैं कि आप संविधान सभा के आप अध्यक्ष हैं, क्या कुछ सदस्यों के स्थान जो रिक्त किए गए आपसे पूछा गया? क्या जो नए सदस्य चुने गए आपसे पूछा गया? मुझे ऐसा लगता है, श्री प्रकाश कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे पूछा नहीं गया, क्योंकि अगर आपसे पूछा गया होता तो आप सभा को जरूर बताते। आपने सभा में नहीं बताई ये सारी बातें कि कैसे मेंबर के स्थान रिक्त कर दिए गए, कैसे नए मेंबर चुन लिए गए। आपने तो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि आप तो नियमों की पालना करने वाले लोग हैं, तो आप सभा के समक्ष इस प्रकार की बात जरूर रखते। ऐसे श्री प्रकाश कह रहे हैं, जरा देखिएगा। और अंत में पिछले कुछ महीनों के दौरान जिस ढंग से बहुत सी चीजें की गई है उनके बारे में भी मैं अपनी आपत्ति दर्ज करवाना चाहता हूं। 3 बातें वो कह रहे हैं। पहली बात, कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई है जो कि अवांछनीय थी, अर्थात नहीं होनी चाहिए थी, अब हो गई है, तो मैं ये चाहता हूं कि उसको व्यवस्थित कर दूं। एक। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि संविधान सभा का सम्मान रहे और इसी के अंतर्गत मैं चाहता हूं कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं उनके सम्मान की रक्षा की जाए। और तीसरी बात, जो घटनाएं कुछ महीनों में घटित हुई है उसके प्रति अपनी आपत्ति दर्ज करवाना चाहता हूं और इस उद्देश्य से मैं इस प्रस्ताव को लेकर आया हूं, ऐसा श्री प्रकाश कह रहे हैं। कैसे? आगे जरा देखिएगा। सभा के बहुत से पुराने सदस्यों को, जिन्हें आरंभ में निर्वाचित किया गया था, सरसरी ढंग से बर्खास्त कर दिया गया है। नए चुनाव करवा के उनके स्थान पर नए निर्वाचित सदस्य लाए गए हैं। श्री प्रकाश कह रहे हैं कि सभा में कई सारे सदस्य जो पहले अधिवेशन में भाग लिए थे, आपने उनको बर्खास्त कर दिया और उसकी जगह पर नए सदस्यों का निर्वाचन कर दिया, ऐसा वो कह रहे हैं। आप लोग जानते हैं, सोमनाथ लाहिरी जी संविधान सभा के एक मेंबर थे, याद है आप लोगों को? उमेश दिवाकर जी, सोमनाथ लाहिरी जी संविधान सभा के एक मेंबर के रूप में थे, लेकिन वो अब आपको मेंबर के रूप में दिखाई नहीं दे रहे। तो श्री प्रकाश कुछ इसी बातों की और इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जरा देखिएगा। महोदय, जो पहली बार इस सभा का चुनाव हुआ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था कि वो किस प्रकार हुआ। तो ये एक प्रभु सत्ता संपन्न निकाय कहलाया, तो ये स्पष्ट था और जिसे अपनी प्रक्रिया संबंधी नियम बनाने का पूर्ण अधिकार था। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि इस तरह की परिषद का कामकाज इसके अपने संचालन संबंधी नियमों के बिना नहीं चल सकता और इसलिए हमने एक नियमित पैम्पलेट तैयार किया था जिसमें इस सदन की प्रक्रिया संबंधी सभी नियम बनाए थे। उन्होंने कहा, शुरू में जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ उस संदर्भ में हमने कुछ नियम बनाए और हमारी जो संविधान सभा है बड़ी बिल्कुल प्रभु सत्ता निकाय बन गई और हमने नियम बना लिए और नियमों के अनुसार सब कुछ किया जा रहा था। तथापि अब क्या है, इस सदन के पिछवाड़े देखिए क्या कह रहे हैं, इस सदन के पीछे क्या हो रहा है। इस सदन के पीछे मैं कुछ लोगों के बीच में आपस में बातचीत हुई, कुछ समझौते हुए, नए चुनाव करवा कर कुछ समझौते हुए और कुछ सदस्यों को इस सदन से बाहर निकाल दिया गया और नए चुनाव करवा के उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए गए और हमें उस समझौते को मौन स्वीकृति देनी पड़ी। वो कह रहे हैं कि साहब, संविधान सभा के जब सदस्यों का चुनाव हुआ तो ठीक है, वो जैसा भी हुआ हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन साहब अभी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में संविधान सभा के बाहर कुछ लोगों के बीच में आपस में समझौते हुए, उस समझौते के तहत बहुत सारे मेंबर्स को बाहर कर दिया गया, नए मेंबर्स को ला दिया गया। ये जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था की ओर वो संकेत कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जो नए मेंबर लाए गए संविधान सभा में, हमारी सहमति है या नहीं है, लेकिन हमारी मौन स्वीकृति ले ली गई। हमें उस समझौते को मौन स्वीकृति देनी पड़ी, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं करें। वास्तविकता यह है कि नए सदस्य चुन लिए गए और पुराने सदस्य निकाल दिए गए हैं और इस सौदेबाजी में हमारे प्रिय देश के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। मेरे विचार से यह उपयुक्त समय है कि हम अपना एक नियम जोड़कर
कम से कम इस प्रक्रिया को व्यवस्थित तो कर ले। अब जो हुआ सो हुआ, अब नया नियम बनाकर इस जो व्यवस्था हो गई है उसको हम लोग सिस्टमाइज कर दें, उसको हम लोग व्यवस्थित कर दें, ऐसा श्री प्रकाश संविधान सभा में कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। संविधान सभा के बाहर बहुत सारे समझौते हुए, इन समझौते के तहत कई सारे मेंबर्स को निकाल दिया, नए मेंबर्स के चुनाव कर लिए गए, तो जो हुआ सो हुआ, अब हमारी स्वीकृति है उसको, लेकिन आप नियम तो बना लीजिए इस संदर्भ में, ऐसा वो कह रहे हैं, ताकि हम अपनी कुछ इज्जत तो बचा सके और ये कह सके कि जो कुछ किया गया वो हमारे द्वारा बनाए गए निश्चित नियम के अनुसार ही किया गया। कल अगर कोई हमारे बारे में ये ऑब्जेक्शन लगाता है कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों को आपने बाहर कैसे निकाल दिया, कुछ नए सदस्य आपने कैसे ले लिए, किस आधार पर ले लिए, तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। तो अच्छा है कि नियम बना लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। दूसरा उनका उद्देश्य क्या था कि मैं संविधान सभा का सम्मान करना चाहता हूं, और साहब अध्यक्ष महोदय, मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं, आपके अधिकारों की मैं रक्षा करना चाहता हूं, ये मेरे मस्तिष्क में दूसरा उद्देश्य है। क्या कह रहे हैं वो, देखिए, महोदय, मेरा दूसरा उद्देश्य इस सदन तथा अध्यक्ष के सम्मान की रक्षा करना है। उन विनाशकारी दिनों में मैंने निसहाय होकर यह देखा कि उन वार्ताओं के दौरान आपका नाम जगह जगह उल्लेख हो रहा था। मैं उन दिनों को देख रहा हूं जब आपका नाम बार बार लिया जा रहा था, यानी आपका नाम मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, और वो कह रहे हैं कि आपका नाम बार बार लिया जा रहा था कि आप जैसे आपका कोई योगदान है इस संदर्भ में, आप सरकार में शामिल है, इस वजह से बात समझ में आती है, आप संविधान सभा के मेंबर है, ये बात समझ में आती है, लेकिन क्या संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते आपसे पूछा गया? वो ऐसा कह रहे हैं, जरा देखिएगा। इंटरिम सरकार के सदस्य के नाते तथा कांग्रेस के हाई कमान के मेंबर होने के नाते आपसे परामर्श किया गया होगा, लेकिन इस सभा के अध्यक्ष के नाते आप इस तस्वीर में कहीं पर भी नहीं थे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि आपसे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते आपसे परामर्श किया जाता, तो जैसा कि आप मर्यादाओं के बारे में बहुत औपचारिक तरीके से सावधान रहते हैं, आप इस विषय पर निश्चित रूप से सभा को अपनी राय देने के लिए जरूर कहते, लेकिन चूंकि आपसे सभा के अध्यक्ष के रूप में कुछ पूछा ही नहीं गया, इसलिए आपने हमसे भी नहीं पूछा। आपसे जो पूछा गया वो सरकार के एक मंत्री के रूप में पूछा गया, आपसे जो पूछा गया वो कांग्रेस के हाईकमान के आप सदस्य हैं इस वजह से पूछा गया। क्या आपको संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में पूछा गया? और अगर पूछा गया होता तो आप हमसे भी पूछते, लेकिन आपने हमसे भी नहीं पूछा, इसका सीधा सा मतलब है कि आपसे भी नहीं पूछा गया, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे जरा देखिए, जब आपने उस दिन संविधान सभा में यह पूछा कि क्या मुझे ऐसा साधारण प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति है, तो यदि सभा के अध्यक्ष के नाते आपसे परामर्श मांगा जाता तो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी आप निश्चित तौर पर सभा से राय जरूर लेते, ऐसा श्री प्रकाश कह रहे हैं। तो प्रकाश की जो बातें हैं उसको आप समझिएगा कि किस तरह से वो नए नियम को लाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं श्री प्रकाश। फिर वो कह रहे हैं कि अंत में, और जहां तक मेरा संबंध है ये सबसे महत्वपूर्ण है, कि मैं जो कुछ हुआ उसके विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। मेरी कुछ आपत्तियां भी है, 3 उद्देश्य थे ना, तो मेरी आपत्तियां हैं। क्या आपत्तियां? मैं नहीं समझता हूं कि उन बयानों में उल्लेखित नेताओं और गवर्नर जनरल के लिए ऐसे महत्वपूर्ण मामले में हमारे अध्यक्ष के नाते आपसे तथा सभा से परामर्श ना करना उचित था। वो कह रहे हैं कि मेरी एक आपत्ति है, अंग्रेजी गवर्नर जनरल और हमारे वो नेता जो इस प्रकार के समझौते सभा से बाहर कर रहे थे, उन्होंने आपको भी नहीं कहा और संविधान सभा को भी इस बारे में सूचित नहीं किया, ये उचित नहीं है, ये मेरी आपत्ति है। श्री प्रकाश ऐसा कह रहे हैं। आप जानते हैं कि उन वार्ताओं के परिणाम स्वरूप हमारा देश का विभाजन हो गया, जिसे हम पसंद नहीं करते। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि मूल कार्य विधि का अनुसरण किया जाता और इस सभा में चुने गए सभी व्यक्ति बैठक में भाग लेते और उनके सामने ये समस्या उचित रूप से उपस्थित की जाती, तो हम स्वयं ही प्रसन्नता या खेदपूर्वक इस व्यवस्था को स्वीकार कर लेते। वो कह रहे हैं कि जो व्यवस्था आपने की है हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हमसे कम से कम पूछ तो लेते। आपने संविधान सभा के सारे मेंबर्स को इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व ही नहीं किया, कुछ लोगों ने मिलकर ऐसा कर लिया, ऐसा वो श्री प्रकाश कह रहे हैं। उस अवस्था में हमें कम से कम यह संतोष तो होता कि इस देश के प्रतिनिधि इस भवन में मिल बैठकर बैठे हैं और उन्होंने गंभीर सोच विचार के उपरांत निश्चय किया कि कम से कम कुछ समय के लिए देश का हित इसी में है कि 2 संविधान सभाएं हो और देश के 2 भागों में 2 सरकारें हो। वो कह रहे हैं हमें इस बात का संतोष होता कि हमें
अगर आप पूछ लेते तो हमें ऐसा लगता कि देश की सबसे बड़ी जो सभा है उन्होंने मिल बैठकर सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये निश्चय किया कि कुछ समय के लिए ही सही दो संविधान सभाएं हो, दो देश हो, दो सरकारें हो, हम एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन हमसे आपने पूछा ही नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। परंतु हुआ ये कि हमारे सम्मुख ऐसे ढंग से ये वस्तु उपस्थित की गई है कि साधारण व्यक्ति के लिए उसकी सराहना करना तो दूर, वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है। संविधान सभा में नए मेंबर कैसे आपने लिए, साधारण व्यक्ति तो उसको समझ ही नहीं पा रहा है, ये ऐसा श्री प्रकाश कह रहे हैं। समझ पा रहे हैं संविधान सभा के बहस का स्तर। फिर आ रहे हैं श्री नजीरुद्दीन अहमद साहब, जो कि पश्चिम बंगाल से है, मुस्लिम है। नजीरुद्दीन अहमद साहब के बारे में मैंने बता रखा है, नंबर 3 पर है वक्ताओं के रूप में, ये ध्यान रखना। जो सबसे ज्यादा संविधान सभा में जिन लोगों ने बोला उसमें नजीरुद्दीन अहमद साहब नंबर 3 पर है। जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के संदर्भ में मैं अपने को बड़ी कठिनाई में अनुभव करता हूं, परंतु माननीय सदस्य की गलती को, अगर ऐसी कोई गलती है तो दुरुस्त करने की इच्छा के प्रति मेरी पूर्ण सहानुभूति है। वो कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव है वो मेरे लिए बड़ा अजीब सा है, लेकिन अगर सदस्यों को ऐसा लगता है कि कोई गलती हुई है तो ठीक है, गलती को दुरुस्त करने का एक अच्छा है प्रयास है, ये मेरी उसके प्रति सहानुभूति है। यही नहीं, आपकी सम्मान की रक्षा के संदर्भ में भी मेरी पूरी सहानुभूति है। अगर आपके सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कमी की गई है और यह प्रस्ताव अगर आपके सम्मान में वृद्धि करता है तो इसके प्रति भी मेरी सहानुभूति है। और जहां तक बहुत सी बातों के प्रतिवाद का संबंध है, मैं अपनी तटस्थता प्रकट करना उचित समझता हूं। ये सब बातें ऐसे विवश करने के ढंग से हुई है कि उनसे हम गरीबों का तो कुछ संबंध ही नहीं था। वो कह रहे क्या हुआ, उससे हम गरीबों का तो कोई संबंध नहीं है। नजरुद्दीन अहमद साहब ऐसा कह रहे हैं। अब मैं प्रस्ताव के औचित्य के प्रश्न को लेता हूं। इसमें कहा गया कि भारत के गवर्नर जनरल सम्राट की सरकार के 3 जून 1947 के वक्तव्य के अनुसार यदि वे चाहें तो उस वक्तव्य के पैरा 14 में उल्लेखित क्षेत्रों में संविधान सभा के लिए नए चुनाव का आदेश दे सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। वो प्रस्ताव जो रखा गया है श्री प्रकाश द्वारा, उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। इसी बीच में लक्ष्मीकांत मैत्र जो पश्चिम बंगाल से आए हैं, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, महोदय मैं जानना चाहता हूं कि इस नियम के संदर्भ में सम्राट की सरकार के वक्तव्य पर विवाद उठाकर माननीय सदस्य का कथन कहां तक संगत है। माननीय सदस्य ने उपयुक्त वक्तव्य की चर्चा विस्तार से की है और उसके कुछ अंशों का उल्लेख भी किया है और इस सब का इस प्रस्ताव से कुछ भी संबंध नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सम्राट की सरकार का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। मेरा ख्याल है कि वे पैरा 14 की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्वयं प्रस्ताव में इसका उल्लेख है और उसी आधार पर वे अपने तर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कथन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका कथन एकदम संगत है, ऐसा अध्यक्ष साहब ने बोला। फिर नजरुद्दीन अहमद साहब वापस बोल रहे हैं, महोदय मेरा दृष्टिकोण ठीक यही है। वास्तव में विचारणीय प्रस्ताव में भी अप्रत्यक्ष रूप से इन क्षेत्रों का हवाला दिया गया। फिर वो आगे कह रहे हैं, यह भी कहा गया कि इन सदस्यों के चुने जाने और प्रस्तावित चुनाव के परिणाम स्वरूप मान लिया जाएगा कि पहले चुनाव में चुने गए सदस्यों ने अपने स्थान रिक्त कर दिए हैं और इस प्रकार यह मान लिया गया कि पहले चुने गए सदस्य प्रस्तावित चुनाव होने तक अपने स्थानों पर बने रहेंगे। यद्यपि जहां तक मेरी जानकारी है वे सब अपना इस्तीफा दे चुके हैं। यह भी प्रकट किया गया है कि प्रस्तावित चुनाव हो चुकने पर नवनिर्वाचित सदस्यों को मेरा विश्वास है वे सदस्य जो बाद में चुने जाएंगे 3 जून से निर्वाचित मान लिया जाएगा। अब नजरुद्दीन अहमद साहब कह रहे हैं कि इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन सदस्यों को हटाया गया है उनके इस्तीफे हमने ले लिए हैं और उनके इस्तीफे स्वीकार माने जा रहे हैं। कोई भी सदस्य ऐसा बचा नहीं है जिनको हम हटाना चाह रहे थे, उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया है और नए सदस्य जो चुने गए हैं उन सदस्यों को 3 जून 1947 से हम संविधान सभा के मेंबर मान लेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नजरुद्दीन जी कहना चाह रहे हैं। बड़ी शानदार बात उन्होंने आगे कही है। वो कह रहे हैं कि साहब पहला चुनाव तो 1946 में हुआ था संविधान सभा के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने लेके आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि पहला चुनाव संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हो गया था, दूसरा चुनाव जून 1947 में हो गया था और तीसरा चुनाव अगस्त 1947 में होगा, ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि संविधान सभा के लिए 3 चुनाव हुए थे। पहला चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, दूसरा चुनाव
जून 1947 में हुआ, तीसरा चुनाव अगस्त के लास्ट वीक 47 में होगा, ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ, जिस तरह से संविधान सभा के मेंबर पाकिस्तान चले गए थे, उसके बाद जो सीटें रिक्त हुई उनके स्थान पर नए लोगों का चुनाव करना था। तो जून 1947 में चुनाव हुए, तभी तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब बॉम्बे से संविधान सभा के सदस्य बनकर आए, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तभी तो HC मुखर्जी साहब वापस बंगाल, पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत कर आ पाए। तो एक चुनाव तो जुलाई अगस्त 1946 में हो गया, दूसरा चुनाव जून 1947 में हो गया, तीसरा चुनाव अगस्त के लास्ट सप्ताह में 1947 में होगा। इसकी ओर इशारा कर रहे हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब। क्या दोस्तों आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि ऐसा भी हुआ होगा? बिल्कुल ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ऐसा हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 3-3 बार। देखिए जरा कैसा लग रहा है यूट्यूब वालों, कैसा लग रहा है? जूम पर झूम रहे हो ना, नई नई बातें आ रही है आपके सामने। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें तीसरे चुनाव की संभावित समय पर भी विचार करना चाहिए। दूसरा चुनाव 3 जून वाले वक्तव्य प्रकाशित होने के 1 महीने के भीतर यानी जुलाई के आरंभ में हुआ। इस प्रकार तीसरा चुनाव इस तारीख से 1 महीने के भीतर अर्थात 25 अगस्त के आसपास हो सकता है, ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं। यदि ऐसा है तो इसमें गंभीर पेचीदगियां आ सकती है। प्रस्ताव में सभी क्षेत्रों, जिनमें वे क्षेत्र भी शामिल है जो इस समय भारत से बाहर होंगे, चुनाव करने का उल्लेख है। वो कह रहे हैं कि 3 जून 1947 को ब्रिटिश सम्राट का जो वक्तव्य है, उस वक्तव्य में जिस तरह से संविधान सभा के सदस्यों के नए चुनाव की जो व्यवस्था कर रखी है, और वो नए चुनाव जो अगस्त 1947 में जो होंगे, उसमें ऐसे जगह पर भी चुनाव करवाने की व्यवस्था कर ली गई है जो कि पाकिस्तान में जा रहे हैं, या फिर यूं कह दीजिए जो भारत से बाहर है। तो ऐसे क्षेत्रों में चुनाव हम कैसे करवाएंगे, इसकी ओर नजरुद्दीन जी अहमद साहब इशारा कर रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात आपके सामने आज रख दी गई है, कितनी गजब की बात है। 3-3 निर्वाचन की व्यवस्था। 15 अगस्त तक देश में एक नया परिवर्तन होगा। अब वो क्या कह रहे हैं नजरुद्दीन जी? वो कह रहे हैं 15 अगस्त तक तो देश में नया परिवर्तन आने वाला है, 2 नए राज्य अस्तित्व में आ जाएंगे, और ये कहना एक गंभीर बात होगी कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ऐसे क्षेत्रों में चुनाव करवाने का आदेश देंगे जो उन क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे। वो कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद तो देश की नई तस्वीर सामने आने वाली है। फिर वायसराय कैसे उन क्षेत्रों में चुनाव करवाने का आदेश देंगे जो भारत के भीतर है ही नहीं, इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में मैं ये कहूंगा कि यह प्रस्ताव अव्यवहारिक है, इससे गंभीर विसंगतियां पैदा हो जाएगी। प्रस्ताव का उद्देश्य, कम से कम वक्ता ने ऐसा आभास दिया है कि जो कुछ हुआ उसे व्यवस्थित करना है। वो श्री प्रकाश के प्रस्ताव को अव्यवहारिक बतला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट कर दिया तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इसलिए हो जाएगी क्योंकि एक चुनाव होना अभी बाकी है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहा है कि इसमें सदन के सम्मान की रक्षा करने की बात कही गई है। माननीय सदस्य का यह मानना है कि यदि तीसरा चुनाव होता है तो दूसरे चुनाव में चुने गए सदस्य स्वतः ही चुन लिए जाएंगे। वो ये कह रहे हैं, श्री प्रकाशम ने ये अभी कहा था, श्री प्रकाश ने अभी ये कहा था कि साहब जो कुछ गलतियां हो गई है उसको नियमित कर लीजिए, उसको व्यवस्थित कर लीजिए, इसलिए नया नियम बना लीजिए। ये नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं कि साहब अगर ये एक्सेप्ट कर लिया आपने प्रस्ताव जो श्री प्रकाश ने रखा तो उससे बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इसलिए हो जाएगी क्योंकि अभी तक संविधान सभा के 2 चुनाव हुए, एक चुनाव तो बाकी है, और श्री प्रकाश कह रहे हैं कि जो तीसरा चुनाव होगा उसमें वे लोग चुन लिए जाएंगे जो दूसरे चुनाव में चुने गए थे, वो वापस चुन लिए जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा कह रहे हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब। कह रहे हैं क्या भरोसा, मैं दूसरे चुनाव में चुनकर आया हूं, मेरी सीट खाली हो जाएगी 15 अगस्त 1947 के बाद, तो क्या भरोसा कि मैं तीसरे चुनाव में वापस चुनकर आऊंगा, इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या गारंटी है, ऐसा वो कह रहे हैं। सर स्क्रीन पर दिख रहे हैं क्या किसी को? मैं तो स्क्रीन पे ही हूं, किसी को क्यों नहीं दिख रहा हूं? 1-2 मिनट लग सकता है, कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाती है। हमारी टेक्निकल टीम कितना काम कर रही है, कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाती है। आप लोग जानते हैं पिछले काफ़ी समय से मौसम की भी कितनी गड़बड़ियाँ चल रही है। 1 महीने से बरसात आऊँ आऊँ करती है, हालांकि आधी अपने हिसाब से ही है। तो बरसात भी उस प्रेमिका की तरह है जो बहुत भाव खाती है। तो बड़ी स्थितियाँ है, तो इसलिए थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेस है। बिल्कुल आपके सामने आकर ही पूरी बात रख रहे हैं, किसी को शो नहीं हो रहा है, बिल्कुल मुझे आइडिया है, लेकिन आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं,
आप लोगों के मैसेज मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसकी चिंता ना करें। आपके हंसते हुए चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए राकेश कुमारी जी ने ग्रीन टी शर्ट पहनकर, क्या ग्रीन ग्रीन, मेरे भी आज ग्रीन है, क्या बात है क्या बात है। चलिए उमेश दिवाकर जी तैयार है ना? तो मुझे सबके चेहरे दिखाई दे रहे, चिंता मत कीजिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे इस दृढ़ कथन का क्या होगा कि हम भारत के वफादार और कानून का पालन करने वाले नागरिकों की हैसियत से यहाँ आए हैं। यदि हमारी सदस्यता समाप्त हो जाती है, अब वो गजब की बात कह रहे हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब। वो कह रहे हैं साहब कि अगर हम लोग सेकंड इलेक्शन में चुनकर जो आए हैं, वो अगर थर्ड इलेक्शन में चुनकर नहीं आए तो फिर क्या होगा। क्या क्या बातें कही, जरा सुनिएगा। उन्होंने जो बातें कही है मैं आपके सामने हूबहू रख रहा हूं। उन्होंने पहली बात कही कि साहब इससे एक प्रॉब्लम ये होगी कि जो काम हमने अब तक किया है उस काम का आगे क्या होगा, क्योंकि अब तो हम मेंबर ही नहीं रहेंगे आगे। तो जो हमने काम किया है उसका क्या होगा। जो हमने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए हैं, क्या आप हस्ताक्षर हमारे मिटा दोगे? जो हमने इस दौरान जो वेतन भत्ते उठाए हैं, वो वेतन भत्ते क्या हमसे आप वापस लोगे? जो काम हमने अब तक किया है, क्या वो काम इलीगल हो जाएगा? तो दूसरे चुनाव में जो लोग जीत कर आए, उनकी क्या गारंटी है कि तीसरे चुनाव में भी वे लोग जीत कर आएंगे आएंगे? और अगर जीत कर नहीं आए तो दूसरे चुनाव में जीत कर आए लोगों के द्वारा जो काम किया गया, उस काम का क्या होगा? नजरुद्दीन जी अहमद साहब इस और संकेत कर रहे हैं, जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं वो। यदि हमारी सदस्यता समाप्त हो जाती है तो वह घोषणा पत्र क्या यथावत रहेगा या समाप्त हो जाएगा? और चौधरी खलील कुजमा साहब के न चुने जाने की स्थिति में उनके द्वारा राष्ट्रीय झंडे को जो स्वीकृति दी गई उसका क्या होगा? उन्होंने कहा कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के संदर्भ में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया और मुस्लिम लीग की ओर से खलील कुजमा जी ने जो स्वीकृति दी, उस स्वीकृति का क्या होगा? अगर खलील कुजमा अगर वापस चुनाव जीतकर नहीं आते हैं तो ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? इसी तरह इतिहास रचने वाली उस महान पुस्तक पर हुए हमारे हस्ताक्षर का क्या होगा? संविधान सभा पर हम लोग जो हस्ताक्षर कर रहे हैं रजिस्टर पर, उस हस्ताक्षर का क्या होगा? क्या उन्हें मिटा दिया जाएगा? जो यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता हमें मिला है उसका क्या होगा? क्या ये रुपए हमसे वापस लौटाने होंगे? क्या ये रुपए हमको वापस लौटाने होंगे, या उन्हें चुने जाने वाले भावी सदस्यों को जो हमारे कानूनी उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि होंगे उनको देना होगा? क्या हम ये पैसा आपको वापस लौटाएंगे, या हमारे जो उत्तराधिकारी जो भविष्य में आने वाले हम उनको देंगे? क्या होगा सिस्टम? ये कुछ गंभीर विसंगतियां हैं जिनका इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की स्थिति में हमको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए श्री प्रकाश का संशोधन या श्री प्रकाश का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार नहीं किया जाए। मैं ये पहले ही कह चुका हूं कि जिस भावना के साथ ये प्रस्ताव लाया गया है उसके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, तथापि ये प्रस्ताव अव्यवहारिक है। ये कहा गया कि इससे सदन के सम्मान की रक्षा होगी। मेरा मानना है इससे अध्यक्ष के सम्मान की रक्षा नहीं होगी, बल्कि उनका उपहास होगा, मजाक हो जाएगी, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। टेक्निकल टीम वापस देखो जरा स्क्रीन को। दिखाई दे रहा हूं? मैं दिखाई दे रहा हूं, पर मुझे मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं। मुझे भी तो मैं दिखना चाहिए ना कि मैं कहां किधर खड़ा हूं। ऐसे स्क्रीन में दिखाई देना चाहिए भाई। कहीं इधर इधर हो जाते हैं तो बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। चलिए अब ठीक है, अब मैं भी दिखाई दे रहा हूं, मुझे खुद को दिखाई दे रहा हूं। इसके बाद में नजरुद्दीन अहमद साहब की जो बात है वो कंटिन्यू चल रही है। इसके बाद में पंडित जवाहरलाल जो नेहरू जी जो है अब इसका जवाब देने के लिए आए हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो कहा जा रहा था ना कि संविधान सभा के बाहर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मेंबर्स को बाहर कर दिया गया, कुछ नए मेंबर्स लाए गए, ये सब बातें कही गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के हेड है, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में बहुत एक्टिव रोल में है, वो इसका जवाब देने के लिए आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे कहां चले गए? पन्ना आगे कहां चला गया? कभी कभी आगे चला जाता है। पंडित नेहरू क्या बोल रहे हैं, सुनना। महोदय, मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य के साथ पूरी तरह से सहमत हूं। पंडित नेहरू जी ने कहा, मैं श्री प्रकाश के साथ पूरी तरह से सहमत हूं। इसके साथ साथ मैं ये अवश्य कहूंगा कि मुझे इसे समझने में कठिनाई हो रही है। प्रस्ताव में महामहिम सरकार के 3 जून के बयान के अनुसरण में गवर्नर जनरल को भविष्य में भी कुछ कार्य करने की शक्ति दी गई है या दिए जाने का प्रस्ताव है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे नियमों में गवर्नर जनरल को क्यों लाया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं
नेहरू जी ने बड़ी गजब की बात कही। उन्होंने कहा कि नियम हमारे हैं, संविधान सभा के नियम है, हमारे नियमों में हम गवर्नर जनरल शब्द का उल्लेख क्यों करें। नेहरू जी ने यह बात कही। मैं आपके प्रस्ताव से सहानुभूति रखता हूं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे नियमों में गवर्नर जनरल का उल्लेख क्यों किया जाना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे नियमों में गवर्नर जनरल को क्यों लाया जाए। श्री प्रकाश जी का उद्देश्य स्पष्टतया किसी ऐसे किए गए कार्य को वैध बनाना है जो हो चुका है। उनके अनुसार कोई गलत काम हुआ है और मैं सहमत हूं कि वह कार्य मर्यादा के भीतर नहीं किया गया। मैं इस बात को जानता हूं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि उसे हमें नियम अनुकूल बनाना चाहिए, किंतु ऐसा हम अपने नियमों में कोई आधारभूत परिवर्तन करके नहीं करना चाहिए और न इस संदर्भ में भविष्य के लिए गवर्नर जनरल को कोई विशेष अधिकार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल सहमत हूं श्री प्रकाश से कि कुछ गलत हुआ है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि सभा की जो मर्यादा है उसके अनुकूल काम नहीं हुआ है, लेकिन जो हुआ सो हो चुका है, उसके लिए हम अपने नियमों में चेंज क्यों करें। और दूसरी बात, नियमों में चेंज करके हम गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार भविष्य में क्यों दें। हमारी संविधान सभा है, उसमें हम लोग गवर्नर जनरल का उल्लेख नियमों में क्यों करें, गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार भविष्य के लिए क्यों दें, ऐसा नेहरू जी कह रहे हैं। इसलिए महोदय, मैं सुझाव उपस्थित करता हूं कि इस प्रस्ताव को इस रूप में पास करने के स्थान पर नए सिरे से बनाने के लिए इसे एक कमेटी को दे देना चाहिए। नेहरू जी ने कहा कि देखिए साहब, प्रॉब्लम बहुत सारी है, इसलिए आप ऐसा करिए, इस प्रस्ताव को अभी पारित मत कीजिए, इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए एक कमेटी बना लीजिए, वो कमेटी अलग से बैठकर उस पर विस्तार से चर्चा करेगी, ऐसा नेहरू जी ने सुझाव दिया। अब क्या होगा, कमेटी बनेगी, उस कमेटी में कौन होगा, खुद श्री प्रकाश होंगे। सुनिएगा, उस कमेटी में खुद श्री प्रकाश को डाल दिया, कोई आप ही आ जाओ और आप ही, क्योंकि आप बड़े अच्छे वकील हो, श्री प्रकाश तो बहुत अच्छे वकील थे। क्या हो रहा आगे देखिए जरा। नेहरू जी कह रहे हैं, मेरा सुझाव है इस समिति में निम्न सज्जन रहे। कौन कौन, श्री प्रकाश रहे, श्री सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर रहे और सर BL मित्तर साहब रहे। देखिए तीनों नाम याद रखिएगा, श्री प्रकाश, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, BL मित्तर। संविधान सभा के मोस्ट एक्टिव, अगर 20 मेंबर्स के नाम लिखने को कहा जाए तो ये 3 नाम आपको याद रखने चाहिए 20 में से। श्री प्रकाश, KM पन्नीकर साहब, KM मुंशी जी, के संतानम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो बहुत एक्टिव है, लेकिन लोगों को अक्सर इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर तो गजब के मतलब नॉलेज वाले इंसान थे, हमारी प्रारूप समिति के वो मेंबर भी थे। और बाकी आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जब जब आगे आज ही के दिन संघ संविधान के संदर्भ में जो कमेटी बनी गई है, उस कमेटी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उपस्थित नहीं रहेंगे तो नेहरू जी की ओर से अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संघ संविधान के संदर्भ में प्रस्ताव रखते हुए आपको दिखाई देंगे। गजब का नॉलेज था, गजब के लॉयर थे, विधि के जबरदस्त जानकार थे। और BL मित्तर साहब, ये BL मित्तर साहब वही है जो बड़ौदा के हैं, ये BL मित्तर साहब वही है जो देशी रियासतों की ओर से संविधान सभा में बोलने वाले पहले वक्त। ये BL मित्तर साहब देशी रियासतों से थे, प्रारूप समिति के एक मेंबर के रूप में आपको दिखाई देंगे। गजब के बृजेंद्र लाल मित्तर। तो 3 लोगों के नाम आ गए। फिर वो क्या कह रहे हैं, ये एक कानूनी विषय है, इसलिए मैंने 3 वकीलों के नाम उपस्थित किए। नेहरू जी कह रहे हैं, यद्यपि श्री प्रकाश प्रैक्टिस करने वाले वकील नहीं है, मेरा ख्याल है कि नियमों में संशोधन के रूप में उपस्थित करने के स्थान पर इसे एक प्रस्ताव का रूप देने में अधिक समय नहीं लगेगा, इसलिए इस मुद्दे को आप एक कमेटी को सौंप दीजिए, ऐसा नेहरू जी ने सुझाव देते हुए कहा। अब श्री प्रकाश क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। मेरे मित्र पंडित नेहरू ने जो कुछ कहा मैं उससे सहमत हूं। सच तो यह है कि अधिवेशन के प्रारंभ में ही जब मैंने इस प्रस्ताव की सूचना दी थी, उन दिनों सीमा प्रांत में जनमत संग्रह होने जा रहा था और 3 और सदस्य बर्खास्त होने वाले थे। ये सदस्य अब बर्खास्त किए जा चुके हैं, इसलिए मैंने भविष्य के लिए गवर्नर जनरल को यह अधिकार देने का सुझाव उपस्थित किया था। अब इस प्रस्ताव का खात्मा हो चुका है और जहां तक मुझे समझ में आता है 3 जून 1947 के वक्तव्य का संबंध है। गवर्नर जनरल को इस संदर्भ में कुछ भी देना ठीक नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं समिति नियुक्त किए जाने और नियमानुकूल बनाने के लिए जो प्रस्ताव आया गया उसका मैं
समर्थन करता हूं और बिल्कुल कमेटी बना लीजिए। प्रस्ताव संविधान सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया, यानी श्री प्रकाश ने संविधान सभा में नए सदस्यों को कैसे लिया जाए इस संदर्भ में संशोधन के लिए जो प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव खुद ने ही वापस ले लिया, क्योंकि उस प्रस्ताव के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर एक कमेटी का गठन होने जा रहा है। उस कमेटी में खुद श्री प्रकाश है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब का नाम प्रपोज किया गया है और तीसरा नाम श्री BL मित्तर साहब का है। तीनों कानून के बहुत अच्छे जानकार है, ऐसा खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना सुझाव उपस्थित करते हुए कहा। मैं बिल्कुल ये बात करना चाहता हूं, ये नेहरू जी का सुझाव है और श्री प्रकाश का वो एक प्रस्ताव है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। प्रस्ताव आप जब लाते हो तो ऐसी स्थिति में सदन में उस पर चर्चा होती है। प्रस्ताव जब आप लाते हो तो प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने का अधिकार सदन को होता है। सुझाव जब लेके आते हो तो सुझाव अनौपचारिक होता है, अध्यक्ष चाहे तो उसे स्वीकार करे, चाहे तो स्वीकार नहीं करे। ये बातें भी आपको मालूम होनी चाहिए। आगे चलिए, माननीय हुसैन इमाम साहब कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आसाम के बारे में भी कुछ बात करोगे क्या? ये जो 3 लोगों की कमेटी जो बन रही है वो आसाम के बारे में भी कुछ करेगी क्या? आसाम में क्या प्रॉब्लम है भाई? अरे भाई, आसाम का भी तो विभाजन होगा, आसाम का भी तो विभाजन होगा। आसाम का कुछ हिस्सा कहां चला जाएगा? पाकिस्तान में चला जाएगा, जो आजकल कहां पे है? बांग्लादेश में है। तो आसाम के बारे में भी कुछ करोगे? तो श्री प्रकाश ने कहा यह समिति आसाम के संदर्भ में भी विचार करेगी। फिर अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? मैं अभी ये कहने ही जा रहा था कि प्रस्ताव का जैसा मसौदा है उसमें यह कमी रह गई है, ये सिलहट के अलावा शेष आसाम पर लागू नहीं होता है। इसलिए मेरे विचार से सर्वोत्तम उपाय यही है, जैसा कि पंडित नेहरू ने सुझाव उपस्थित किया है, यह विषय एक उप समिति के सुपुर्द कर दिया जाए और उप समिति प्रस्ताव का मसौदा फिर से तैयार करें। क्योंकि जहां तक मुझे पता चला है उद्देश्य के संदर्भ में हमारे मध्य भी कुछ भी मतभेद नहीं है। अब मैं मान लेता हूं इस परिषद की इच्छा इस प्रस्ताव को श्री प्रकाश, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और श्री BL मित्तर की उप समिति के सुपुर्द करने की है। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। तो आज का पहला विषय खत्म हो गया। श्री प्रकाश ने रखा था यह प्रस्ताव। अब क्या होगा? अब हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो संघ संविधान समिति बनाई गई है वो संघ के संदर्भ में अलग अलग प्रोविजन रख रही है। राष्ट्रपति के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई को हमारे देश के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी शपथ लेने जा रही है। आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या चर्चा हुई, राष्ट्रपति के बारे में क्या चर्चा हुई, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज ही हम उपराष्ट्रपति के बारे में भी जिक्र करेंगे। और सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से, अभी कुछ क्षण पहले ही मैंने ये कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी ओर से अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संघ के संविधान के संदर्भ में विभिन्न प्रस्ताव रखते हुए प्रस्तावक के रूप में आपको नजर आएंगे। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। खंड 6 रखा जा रहा है। पंडित नेहरू महोदय, मैं उपराष्ट्रपति के संदर्भ में उपराष्ट्रपति से संबंध रखने वाले खंड 6 को उपस्थित करता हूं। क्या है खंड 6? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या उनकी मृत्यु हो जाने, इस्तीफा दे देने, पद से हटाए जाने, अयोग्य होने या अपने पद के अधिकारों का उपभोग और कार्य करने में असफल होने की अवस्था में अथवा अन्य किसी अवस्था में जबकि राष्ट्रपति का पद रिक्त रहे, उसके कार्य उपराष्ट्रपति उस समय तक करता रहेगा जब तक राष्ट्रपति अपना कार्य करना फिर से प्रारंभ ना कर दे या नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, जैसे भी अवस्था हो। आगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव संघीय संसद की दोनों सभाएं संयुक्त अधिवेशन में, सुन लीजिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव संघ की संसद अपने संयुक्त अधिवेशन में करेगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव, वी आर गोइंग टू फेस द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। अगस्त में भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव को हम लोग देखने जा रहे हैं। यू नो वेरी वेल दैट उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अगर आप लोगों ने देख रखा है तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे साझा कर रहा हूं, शायद आप लोगों को मालूम होगी। जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय व्यवस्था यही थी। क्या व्यवस्था थी? कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाएगा। ये प्रोविजन था, कॉन्स्टिट्यूशन में था ये प्रोविजन जब
संविधान लागू हुआ 1950 में। इस प्रोविजन को 1962 में हम लोगों ने समाप्त कर दिया। आज संयुक्त अधिवेशन वाला प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, आज नहीं है, पहले तो था। तो फिर आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि इसका मतलब 1952 में जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो फिर संयुक्त अधिवेशन हुआ संसद का? नहीं हुआ। क्यों बताइए, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो संयुक्त अधिवेशन की हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। फिर 1957 में उपराष्ट्रपति का फिर चुनाव हुआ, तो क्या संयुक्त अधिवेशन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक बार फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने। 1962 में जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तब क्या संयुक्त अधिवेशन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले ही इस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन जैसा शब्द जो लिखा हुआ था वो हटा दिया गया संविधान में संशोधन करके। 1962 में उपराष्ट्रपति का चुनाव तो हुआ, इस बार निर्विरोध नहीं हुआ। चुनाव तो हुआ लेकिन संयुक्त अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन शब्द ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हटा दिया गया। ये जो बात कर रहे हैं हम 25 जुलाई 1947 की कर रहे हैं। उस समय यही प्रोविजन किया जा रहा था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन में होगा। बहुत ध्यान रखना ये बातें। उपराष्ट्रपति का चुनाव संघीय संसद की दोनों सभाएं संयुक्त अधिवेशन में एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा करेगी तथा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यह प्रोविजन इनिशियल स्टेज में आ रहा है, देख लीजिए। फिर लिखा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ये 3 बातें पंडित नेहरू ने प्रस्ताव में रखी। आगे सुनिए। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा और जब कभी इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन पेश किए जाएंगे तो मैं उन्हें स्वीकार करना चाहूंगा। यह संशोधन खंड की शब्द रचना को लेकर है और इस खंड की 1 या 2 खामियों को दूर किया जाना है। जहां तक उपराष्ट्रपति की आयु का संबंध है, सदन की ये इच्छा है कि राष्ट्रपति की तरह उनकी आयु भी 35 वर्ष निर्धारित की जाए। मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, ये जो भाषा लिखी हुई है, ये भाषा आपको हरगिज भी समझ में नहीं आएगी जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे। कौन सी बात को? कि जो भी प्रस्ताव रखा जाता है वो काफी दिनों पहले संविधान सभा के सदस्यों को बता दिया जाता है। उसमें यदि कोई संशोधन करना है तो जो संशोधन करना चाहता है वो सदस्य भी अपना संशोधन प्रस्ताव संविधान सभा के अध्यक्ष को दे देता है और अध्यक्ष उस संशोधन को सारे सदस्यों में बांट देता है। ये ऐसा इसलिए करना होता है ताकि सदस्यों को मालूम पड़ सके कि आज सभा में क्या क्या होने वाला है, वो अपने हिसाब से तैयारी करके आ सके। नेहरू जी ने उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ बातें कही, 3 बातें कही, लेकिन आपने देखा उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन को लेकर कोई बात नहीं कही, कोई प्रस्ताव उन्होंने नहीं रखा, लेकिन अपने उद्बोधन में उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन को लेकर उन्होंने बोला। और क्या बोला? कि मेरी ये इच्छा है कि उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन भी राष्ट्रपति की भांति 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए, आयु की अगर बात करें तो। इसका सीधा सा मतलब है कि इनिशियल स्टेज में संघ संविधान समिति ने जब प्रारूप तैयार किया होगा उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, तो शायद क्वालिफिकेशन 35 वर्ष नहीं रखी होगी। हालांकि ऐसा हमको उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन जिस तरह से नेहरू जी ने जो उद्बोधन दिया उससे मालूम पड़ रहा है। क्योंकि नेहरू जी को तो पता है कि कौन कौन से संशोधन लाए जा रहे हैं, सबको पता है, सारे मेंबर्स को पता है, तभी तो वो तैयारी करके आएंगे। तो जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं कि मैं उपराष्ट्रपति की जो क्वालिफिकेशन है 35 वर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो रखा ही नहीं, उससे पहले इन्होंने बोल दिया। फिर वो कह रहे हैं, फिर नजरुद्दीन अहमद साहब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा संशोधन है। क्या संशोधन है जरा देखिएगा। जब राष्ट्रपति संघ से अनुपस्थित हो या उसकी मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दें या पद से हटा दिया जाए तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या राष्ट्रपति बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कर्तव्य का पालन करने का अयोग्य हो, ऐसी अनुपस्थिति में ऐसी स्थिति या ऐसी अयोग्यता की भी स्थिति की अवधि के दौरान उसके कार्य उपराष्ट्रपति करेगा। ये शब्द लिख दो। वो कह रहा है कि मेरी इस प्रकार की भाषा जो है वो यहां पर उल्लेखित कर दो। आगे वो उसके पक्ष में क्या कह रहे हैं? महोदय, मूल खंड में कतिपय ऐसे शब्द हैं जिनसे मेरा विनम्र विचार में कुछ कठिनाई पैदा होती है। मैंने इस संशोधन का सुझाव रखा है ताकि सदन इस कठिनाई पर विचार करें और सदन या प्रारूपण समिति प्रारूपण समिति गौर करें। सुन लीजिए, संविधान सभा की
सबसे महत्वपूर्ण समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, अंग्रेजी में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके क्या क्या नाम है नए? ड्राफ्टिंग कमेटी को आज तक हम लोग प्रारूप समिति के रूप में जानते रहे। प्रारूप समिति, मसौदा समिति, मसविदा समिति, पांडुलेखन समिति और प्रारूपण समिति। कितने नाम मैंने आपके सामने रखे, सुनिएगा। नंबर 1 ड्राफ्टिंग कमेटी, नंबर 2 प्रारूप समिति, नंबर 3 मसौदा समिति, नंबर 4 मसविदा समिति, नंबर 5 पांडुलेखन समिति, नंबर 6 प्रारूपण समिति। तो एक ही कमेटी के इतने सारे नाम है, प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर विद्यार्थी इनको लेकर कंफ्यूजन रहता है। वो क्या है, प्रारूप समिति तो सुना, लेकिन ये मसौदा क्या है? मसौदा कहिए, पांडुलेखन कहिए, मसविदा कहिए, प्रारूपण कहिए, ये सब एक ही नाम है, ये ध्यान रखना। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। प्रारूपण समिति जब इस विषय पर विचार करेगी, ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे थे। 6 नाम आज आपके सामने रखे गए, इन सबको याद रखिएगा। वापस बोलो, पांडुलेखन, प्रारूप समिति, प्रारूपण समिति, मसौदा समिति, मसविदा समिति, अंग्रेजी में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। नजरुद्दीन जी अहमद साहब अपनी बात को रख रहे हैं कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति का अर्थ राष्ट्रपति की संघ से अनुपस्थिति है, जब वो अपने क्षेत्र से बाहर विदेश जाता है और अपने मुख्यालय से बाहर जाता है। वो कह रहा है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेगा तो इसका मतलब क्या है? क्या राष्ट्रपति कभी विदेशी दौरे पे जाता है, उसे भी अनुपस्थित माना जाएगा? राष्ट्रपति बीमार हो जाता है, क्या उसको भी अनुपस्थित माना जाएगा? इस प्रकार से वो कई सारी बातें नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं। नजरुद्दीन जी अहमद साहब गजब के मतलब व्यक्ति थे, जो संविधान सभा में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, आप देख सकते हैं। अब आ रहे हैं पोकर साहब। कौन आ रहे हैं? पोकर साहब। कौन से पोकर साहब? समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए। आपके चेहरे की जो हंसी है वो बता रही है कि पोकर साहब कुछ ऐसा ही भाषा के संदर्भ में बात कहने वाले हैं। जरा देखिएगा। मद्रास से अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि, क्या प्रस्ताव करता हूं कि आपने जो खंड 6 रखा है ना, उसमें ये जो 1 है, जहां लिखा हुआ है कि अयोग्य होने या अपने पद के अधिकारों से काम लेने या कार्य करने में असफल होने, इस प्रकार के शब्दों को निकाल दिया जाए, क्योंकि ये अनावश्यक है, ऐसा पोकर साहब कह रहे हैं। इसके बाद में कई सारे लोगों के नाम पुकारे गए, लेकिन उन्होंने अपना संशोधन उपस्थित नहीं किया। श्री सुब्रमण्यम, श्री दिवाकर जी, एक नजरुद्दीन जी अहमद साहब, फिर उनका संशोधन था, श्री राजकृष्ण बोस, सिबल लाल सक्सेना जी, इन सब ने अपना संशोधन उपस्थित नहीं किया। अब आए हैं DH चंद्रशेखरिया जी। चंद्रशेखरिया जी का नाम पहले भी आप लोगों ने सुन रखा है, याद है ना? चंद्रशेखरिया जी, एक बार राष्ट्रपति रियासत से होना चाहिए, एक बार राष्ट्रपति गैर रियासत से होना चाहिए। ये सब बातें याद रखनी है भाई। और टीच नहीं है जी, एक बार राष्ट्रपति उत्तर से होना चाहिए, एक बार दक्षिण से होना चाहिए। ये सब बातें याद रखनी है। ये वही बातें हैं जिस पर आज तक कभी भी किसी ने चर्चा नहीं की है, तो ये हमारी नई बातें, इनको तो याद रखना है। तो चंद्रशेखरिया जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, इस प्रकार की शब्दावली रख दीजिए। अब सुनिएगा, फिर चंद्रशेखरिया जी का एक अजीब सा सुझाव, अजीब सा संशोधन आ रहा है। वो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा जिस निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संसद के सभी सदस्य प्लस सभी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जानते हैं ना, राष्ट्रपति के चुनाव में तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, जानते हैं आप? तो चंद्रशेखरिया जी कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी वही निर्वाचक मंडल होगा जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में होता है। क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा। इसके बाद में के संतानम साहब आ रहे हैं। के संतानम साहब ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा। फिर अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि अब मैं पूरक सूची के संशोधनों को लूंगा। चंद्रशेखर जी का नाम पुकारा जा रहा है। आगे कहां जा रहे हो भाई? वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वापस सुनना। उपराष्ट्रपति उसी निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लागू होगा, और वही तरीका भी ग्रहण किया जाएगा, और उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का अध्यक्ष भी होगा। लीजिए, बात जो कही थी वो आपके सामने रख दी गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल सेम होना चाहिए, ये किसने कहा था? DS चंद्रशेखरिया जी ने। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के समान होना चाहिए। संविधान सभा में यह बात DS चंद्रशेखरिया जी ने कही। इसका मतलब यह हुआ कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी विधानसभाओं के सदस्य भाग लेना चाहिए। इसका मतलब यह होता है, अभी बात क्लियर कर लेते हैं। वो कह रहे हैं संघ के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा करने की व्यवस्था की गई है जिसमें संघ पार्लियामेंट की दोनों सभाओं के साथ साथ प्रांतीय सभाओं के मेंबर रहेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ संघ पार्लियामेंट से करवाने की व्यवस्था की गई है। आप उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल पार्लियामेंट से करवा रहे हो, राष्ट्रपति का चुनाव पार्लियामेंट के साथ साथ राज्य की विधानसभा के मेंबर से करवा रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रांतीय सभाओं के सदस्य का कोई रोल नहीं होगा। ऐसा ही है आज के दिन। चंद्रशेखरिया जी उसी पर बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कम से कम मैं तो यह समझ नहीं पाया हूं कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह भेद क्यों किया गया। चंद्रशेखरिया जी, संघ में उपराष्ट्रपति का महत्व राष्ट्रपति के ही समान है, जैसा कि आप जानते हैं। अरे वाह, क्या गजब की बात कही उन्होंने। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा भाई आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अंतर क्यों कर रहे हो? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद ये प्रावधान कर रहे हो। क्या प्रावधान कर रहे हो? कि जब कभी भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो उपराष्ट्रपति के पद का जब इतना महत्व है कि वो भी राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं करवा रहे? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। ऐसा DS चंद्रशेखरिया जी 25 जुलाई 1947 के अपने प्रस्ताव के अंतर्गत कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के समान होना चाहिए। चंद्रशेखरिया जी वो कह रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं उसे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका काम करना पड़ेगा और इसके अतिरिक्त उसे राज्यसभा का सभापतित्व भी करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले उसी निर्वाचक मंडल का बिना किसी कठिनाई से यहां भी प्रयोग किया जा सकता है। चंद्रशेखरिया जी। अब आ रहे हैं संतानम साहब, के संतानम जी। क्या कह रहे हैं? राष्ट्रपति पद के रिक्त होने तथा उसे चुनाव द्वारा भरे जाने के बीच के अंतराल के दौरान और जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो बीमारी से या अन्य किसी कारण से, तो उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ऐसा शब्द लिख दीजिए। यह मुख्यतः प्रारूपण से संबंधित संशोधन है। बहुत से अन्य वक्ताओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। मैंने इसे अति संक्षिप्त और यथासंभव सुबोध बनाने के लिए यह प्रयास किया है, ऐसा वो कह रहे हैं। अब आ रहे हैं BM गुप्ते जी। बड़ा गजब का संशोधन लेके आ रहे हैं। बॉम्बे से हैं, बंबई से हैं BM गुप्ते जी। वो क्या कह रहे हैं देखना आप। वो कह रहे हैं उनका संशोधन क्या है? ऐसी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य कर रहे हो, सभा यदि आवश्यक हो अस्थायी सभापति का चुनाव कर सकती है। लो कर लो बात। वो संशोधन लेके आ रहे हैं कि जब कभी भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य कर रहे होंगे, जब कभी भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य कर रहे होंगे, उस दौरान राज्यसभा अपना अस्थायी सभापति का चुनाव करेगी, ऐसा वो कह रहे हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर आए हैं। देख लीजिए BM गुप्ते जी का प्रस्ताव। वो कह रहे हैं महोदय, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। अतएव अस्थायी सभापति के लिए यह प्रावधान करना होगा और मेरे संशोधन द्वारा यही किया गया। वो कह रहे हैं कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का रूप में जब काम करेंगे तो उस समय राज्यसभा का सभापति तो होगा ही नहीं वह, तो ऐसी स्थिति में सभापति का पद रिक्त हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि राज्यसभा को यह पावर दीजिए कि वह अपने अस्थायी सभापति का चुनाव कर ले। क्या गजब की बात कही है BM गुप्ते जी ने। चलिए आगे। फिर कई सारे लोगों के नाम पुकारे गए लेकिन उन्होंने नहीं रखे संशोधन अपना, और DS चंद्रशेखरिया जी वापस आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए। चंद्रशेखरिया जी, DS चंद्रशेखरिया जी कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष हो। 4 वर्ष हो। क्यों हो? तर्क देख लीजिए। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और यह प्रस्ताव है कि उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल भी उतनी अवधि का रखा जाए। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि एक समान रखने के पीछे मुझे कोई तर्क नजर नहीं आता है। वो कह रहे हैं कि आपने राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष रखा और आपने उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष रखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल आप 5 वर्ष क्यों रख रहे हो।
मेरे हिसाब से कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए, ऐसा DS चंद्रशेखरिया जी कह रहे हैं। क्या, क्यों, जरा तर्क देखिए। राष्ट्रपति के मामले में यह कहा गया कि वह पर्याप्त समय के लिए कार्य करता रहे ताकि नए पदाधिकारी का चुनाव पूरे होने का प्रबंध किया जा सके, लेकिन यह कारण उपराष्ट्रपति के मामले में लागू नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि निचले सदन की अवधि के साथ समकालिक बनाना उपयुक्त और लाभप्रद होगा। वो कह रहे उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 4 वर्ष, उस समय की बात कर रहा हूं, उस समय की बात कर रहा हूं। तो जब हमने अपनी लोकसभा का कार्यकाल 4 वर्ष रखा, तो फिर आप उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष क्यों नहीं रख रहे हो, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, जैसे मैंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि इस व्यवस्था के अंतर्गत ज्यों ज्यों वह दूसरे कार्यकाल से 5वें कार्यकाल की ओर बढ़ता है, वह निचले सदन से दूर होता जाता है, और यह एक ऐसी स्थिति है जो अधिक सुखद नहीं है। इसकी और बात कर रहे हैं चंद्रशेखरिया जी, तो और अपना तर्क देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में नजरुद्दीन अहमद साहब खूब एक्टिव मेंबर के रूप में है, उनका भी देख लीजिए वो क्या संशोधन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खंड 6 में निम्न बात जोड़ दी जाए, खंड 4 की व्यवस्था आवश्यक परिवर्तनों के अंतर उपराष्ट्रपति पर भी लागू होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर ठाकुरदास भार्गव आ रहे हैं, ये पश्चिम पंजाब से हैं। उस समय उसका नाम पश्चिम पंजाब ही है, क्योंकि पंजाब का जब विभाजन हो जाएगा तो एक हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा, एक हिस्सा हिंदुस्तान में रहेगा। तो कह रहे हैं कि पश्चिम पंजाब से जो ठाकुरदास भार्गव है वो क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं कोई व्यक्ति जिसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, उपराष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। ये क्वालिफिकेशन लिखो, 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वो उपराष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। फिर वो इसके बारे में अपने तर्क दे रहे हैं कि 35 साल से कम उम्र का आदमी जब प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी एज जो है 35 वर्ष रखनी चाहिए, क्योंकि इस प्रोविजन के जो प्रस्तावक हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भाई 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ठीक है, फिर मुझे मेरा संशोधन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तजमुल हुसैन साहब आ रहे हैं, वो उपराष्ट्रपति की योग्यता और उसके बारे में संशोधन रखने के बारे में अपनी कुछ बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब कोई अयोग्य हो जाए या अपने पद के अधिकारों में काम लेने या कार्य करने में असफल हो जाए, इस प्रकार की शब्दावली हटा देनी चाहिए। वो राष्ट्रपति के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं। अब आ रहे हैं RK सिद्धवा जी। वो एक्चुअली में जो तजमुल हुसैन साहब है वो कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति अगर बीमार हो जाए, अयोग्य हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा उनकी जगह पर। तो फिर RK सिद्धवा जी कह रहे हैं कि अगर उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए तो फिर क्या करोगे, तीसरा व्यक्ति भी अगर बीमार हो जाए तो फिर क्या करोगे, ऐसा RK सिद्धवा जी कह रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग भी क्लासेस में अक्सर पूछते भी हैं कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो फिर कौन संभालेगा पद। तो इस प्रकार की चर्चा हमारे संविधान सभा में भी हुई है। तो आपने कहा कि तीसरा व्यक्ति वो फला होगा, तो सिद्धवा जी कह रहे वो फला व्यक्ति भी अगर बीमार हो गया तो फिर क्या करोगे। इस प्रकार की बातें रखी जा रही है। तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करता है तो उपराष्ट्रपति की जगह पर भी तो किसी न किसी को काम करना चाहिए। श्री गुप्ता का एक संशोधन है जिसमें कहा गया कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के काम कर लेने पर उपराष्ट्रपति का काम करने के लिए अस्थायी रूप से एक सभापति चुन लिया जाए। महोदय, मेरे माननीय मित्र सिद्धवा जी ने बीच में हस्तक्षेप कर दिया। वे कहते हैं कि यदि तीसरा व्यक्ति भी बीमार पड़ गया तो क्या होगा। यदि मैं उनके साथ सहमत होता हूं तो मैं यही कहूंगा कि यदि ऐसा होता है तो चौथा व्यक्ति रख लीजिए, और चौथा होता है तो पांचवा व्यक्ति रख लीजिए, और पांचवा व्यक्ति भी बीमार होता है छठा व्यक्ति रख लीजिए। दिक्कत क्या है, ऐसा तजमुल हुसैन साहब कहना चाह रहे हैं। तो अलग अलग सुझाव है, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। पंडित नेहरू जी ने तो अपनी बात रख दी है। अब पोकर साहब क्या कह रहे हैं। पोकर साहब कुछ तो कहेंगे यार, भाषा के बारे में पोकर साहब नहीं कहेंगे तो कैसे, अजीब सा लग रहा है मुझे तो खुद को। क्या कहते हैं पोकर साहब। अध्यक्ष महोदय, एक नियम संबंधी प्रश्न है। क्या नियम है, जरा देखिएगा। मैं अभी निवेदन करता हूं, जिन माननीय सदस्य ने अभी अपना भाषण दिया है उन्होंने स्पष्ट ही कुछ संशोधनों के संदर्भ में अपने विचार प्रकट किए हैं, और इन्हीं में मेरा अपना संशोधन भी है। मैं नहीं जान सकता कि उन्होंने मेरे संशोधन का समर्थन किया है या विरोध किया है। वो कह रहे सर अभी जिस वक्ता ने बोला है ना वो अच्छा ही बोला होगा, पर वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे संशोधन का उन्होंने समर्थन किया कि विरोध किया, क्योंकि मुझे तो उनकी भाषा समझ में नहीं आती। वो क्या कह रहे हैं,
मैं नहीं जान सकता कि उन्होंने मेरे संशोधन का समर्थन किया या विरोध किया और उसके संबंध में क्या कहा। यह उचित ही है कि मैं उनके दृष्टिकोण को जान सकूं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन सदस्य से अपने भाषण का संक्षेप अंग्रेजी में कहने को कहें। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही कहेंगे, देखो भाई, मैंने अपना निर्णय दे रखा है। कौन सा निर्णय? कि मैं किसी सदस्य को मजबूर नहीं कर सकता कि वह उसी भाषा में बोले। यही कहने वाले राजेंद्र प्रसाद। देखिए अध्यक्ष, मैं इसके पहले ही निर्णय दे चुका हूं कि मैं किसी सदस्य को किसी विशेष भाषा में बोलने के लिए विवेश नहीं कर सकता। यदि सदस्यों को कठिनाई है तो उन्हें पहले भाषण करने वाले सदस्य से बातचीत कर लेना चाहिए कि उनका दृष्टिकोण क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पहले मेंबर से जाकर बातचीत कर लेते। मैं तो किसी मेंबर को मजबूर नहीं कर सकता हूं कि आपको उस पर्टिकुलर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मैं तो नहीं कर सकता। बिल्कुल ये मेरा निर्णय पहले से दिया जा चुका है, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। अब नेहरू जी आ रहे हैं। नेहरू जी क्या कह रहे हैं? कुछ संशोधनों को वो स्वीकार कर रहे हैं। उनमें से एक संशोधन क्या आ रहा है जरा सुनिएगा, आपको भी बड़ा अचंभा होगा। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन में जो विभिन्न प्रोविजन कर रखे हैं उनसे शायद आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं 25 जुलाई 1947 की। उस दिन सभा में क्या निर्णय हो रहा है जरा देखिएगा। हालांकि यह सैद्धांतिक है, मोटी मोटी बात है, क्योंकि सारी इन मोटी मोटी बातों पर असली विचार करने का काम तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति करेगी। अभी तो सैद्धांतिक सहमतियां ली जा रही है, अभी शब्दों पर, अक्षरों पर, कॉमाओं पर बहस शुरू नहीं हुई है, वो तो आगे आएगी। तो नेहरू जी क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। जिस अवधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर काम करेगा उसमें राज्यसभा चाहे तो अपने स्थायी सभापति का चुनाव कर सकती है। इस बात को मैं स्वीकार कर लेता हूं। यानी इनिशियल स्टेज में इस बात को स्वीकार किया गया कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उस दौरान राज्यसभा अपना एक स्थायी सभापति चुन सकती है। आई बात समझ में? क्या इससे आपको लगता नहीं कि एक प्रॉब्लम हो जाएगी? अरे भाई, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जब काम करेगा तो राज्यसभा उस दौरान क्या करेगी? अपना एक स्थायी सभापति चुनेगी। और उपराष्ट्रपति जब वापस अपनी सीट पर आ गया तो फिर क्या होगा? दिक्कत होगी कि नहीं होगी? ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या संशोधन को स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं? 35 वर्ष की आयु वाला उपराष्ट्रपति की जो क्वालिफिकेशन है उसको स्वीकार कर लिया गया। अब श्री जगत नारायण लाल जो कि बिहार से हैं वो अपना संशोधन लेकर आते हैं। क्या कह रहे हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव फेडरल पार्लियामेंट की दोनों सभाएं संयुक्त अधिवेशन में एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से गुप्त मतदान पद्धति से करेगी और उपराष्ट्रपति ही काउंसिल ऑफ स्टेट्स का अध्यक्ष भी रहेगा। ये ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। ये तो खैर बात हो गई है। अब साहब जगत नारायण लाल जी ने एक प्रश्न उठाया है, जो प्रश्न राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में भी उठ चुका है। क्या प्रश्न है कि साहब आपने उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति अपनाई है। वो कह रहे हैं कि साहब एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति तो हम उस चुनाव में अपनाते हैं जहां चुनाव एक से ज्यादा लोगों को करना होता है। 2 या 3 या 4 लोगों का चुनाव जब करना होता है तब हम लोग एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति को अपनाते हैं। हम भारत का उपराष्ट्रपति एक बनेगा तो हमने इस चुनाव में ये पद्धति क्यों अपनाई है, ऐसा जगत नारायण जी लाल कहना चाह रहे हैं। ऐसा वो प्रश्न पूछ रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संदर्भ में कहेंगे कि देखो भाई, ये प्रश्न राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में भी उठ चुका है और बिल्कुल उस समय क्लियर कर लिया गया था। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं तो वो एक व्यक्ति का नाम पुकारेंगे कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनका जो एक प्रश्न है उसका समाधान करें। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति कौन है वो आपको मालूम होना चाहिए। इससे मालूम पड़ेगा कि उस व्यक्ति की हैसियत क्या है, उससे मालूम पड़ेगा कि वो व्यक्ति विधि का कितना बड़ा जानकार है। जरा देखिएगा, प्रश्न तो आपको समझ में आ ही गया, जूम वालों और यूट्यूब वालों, प्रश्न तो आपको समझ में आ गया ना। प्रश्न ये है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से क्यों किया जा रहा है, जबकि भारत का उपराष्ट्रपति एक ही बन रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में इस प्रकार का प्रोविजन है कि जहां 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग चुनने होते हैं, वहां इस प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है। तो फिर भारत में इसे अपनाने की जरूरत कहां पड़ी? हालांकि इसका जवाब हम राष्ट्रपति चुनाव में भी दे चुके हैं, लेकिन यह प्रश्न फिर उठा है। लीजिए जवाब। अध्यक्ष,
जिन लोगों के संदर्भ में ये माना जाता है कि वे प्रतिनिधित्व के नियमों से परिचित हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली उस अवस्था में भी लागू की जा सकती है जब केवल एक ही स्थान की पूर्ति करनी हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जो लोग इन संदर्भ में अधिक जानकारी रखते हैं उन लोगों से मैंने बातचीत की है और उन लोगों ने मुझे बताया कि ये पद्धति वहां पर भी अपनाई जा सकती है जहां चुनाव में केवल एक ही व्यक्ति चुनना होता है। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। जगत नारायण लाल फिर प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? महोदय, मैं जानता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी आपने यही व्यवस्था की है और हम इस नियम को स्वीकार भी कर चुके हैं, परंतु फिर भी मेरे विचार से यह बताना हमारा कर्तव्य है कि जहां एक ही व्यक्ति चुना जाता है वहां बाहर निकालने की व्यवस्था नहीं है। बाहर निकालने की व्यवस्था ही सर्वोत्तम है। बाहर निकालने की व्यवस्था ही सर्वोत्तम है। ये क्या होती है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वो चुनाव जीतेगा, ये व्यवस्था सर्वोत्तम है, ऐसा जगत नारायण जी लाल कह रहे हैं। जब व्यक्ति एक ही चुनना है तो जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वो चुन लिया जाएगा। बात खत्म करो ना, इतना डिफिकल्ट बनाने की आवश्यकता क्यों है? जवाब, जो संविधान सभा की नियमावली में पहले से दी गई है, यदि वह नियम सभा को अच्छा लगे तो मेरा निवेदन है इतनी देर होने के बाद में भी अभी भी इसको संशोधन किया जा सकता है कि हम उपराष्ट्रपति का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड से करवाएं। अध्यक्ष फिर कह रहे हैं, जैसा कि मैं कह चुका हूं, जिन व्यक्तियों के संदर्भ में यह कहा जाता है कि वे इन नियमों को जानते हैं, उनका यह कहना है कि इस प्रणाली का उपयोग वहां पर भी किया जा सकता है जहां एक ही चुनाव होना है। परंतु यदि माननीय सदस्यों को और भी कोई संदेह है तो मैं श्री एन गोपाला स्वामी आयंगर से निवेदन करूंगा कि वह स्पष्टीकरण दें। एन गोपाला स्वामी आयंगर का नाम पुकारा जा रहा है कि भैया मैंने तो इनको संतुष्ट करने की कोशिश कर ली है, लेकिन ये फिर भी मान नहीं रहे, तो इनकी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। वो किन से निवेदन कर रहे हैं? एन गोपाला स्वामी आयंगर। इसका सीधा सा मतलब है कि एन गोपाला स्वामी आयंगर एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि प्रतिनिधित्व के नियम क्या होते हैं, जो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड की विशेषता क्या है, जो इस बात को भी जानते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल इलेक्शन मैनर जो है वो कहां यूज किया जा सकता है और जहां एक को चुनना है क्या उसकी संभावना वहां पर भी रहती है। अब एन गोपाला स्वामी आयंगर साहब आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मद्रास से। मेरा ख्याल है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के संदर्भ में कुछ भ्रम है। निश्चय ही उसे ऐसी अवस्था में भी अमल में लाया जा सकता है जब केवल एक ही स्थान की पूर्ति करनी हो। लो कर लो बात। इस सिद्धांत के लागू करने पर उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत से चुना जाना निश्चित हो जाता है। यदि उम्मीदवार 2 से अधिक है और आप साधारण बहुमत का नियम लागू करते हैं तो यह भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति को कुल पड़े वोटों का 51% से भी कम वोट मिले हो वह भी चुना जा सकता है। इसके विपरीत यदि आप आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अमल में लाते हो तो इस प्रणाली के अनुसार पूर्ण बहुमत से निर्वाचित व्यक्ति ही चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का निर्वाचन होगा उपराष्ट्रपति के रूप में, हम जानते हैं। हमने इस विधि को इसलिए अपनाया है ताकि कुछ पद ऐसे हो जिनको धारण करने वाला व्यक्ति कम से कम 51% वोट तो लेकर आए। इस मंशा के साथ हमने इस सिस्टम को अपनाया, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में देश के सर्वोच्च जो पद है, हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आए जिनको 51% लोगों का समर्थन हो, इसलिए हमने इस व्यवस्था को अपनाया। हालांकि हम लोग जानते हैं कि ये इलेक्शन मैनर ऐसी जगह पर अपनाया जाता है जहां 2 से 3 या 4 या 5 यानी 1 से ज्यादा लोग चुने जाने होते हैं। ऐसा गोपाला स्वामी आयंगर साहब कह रहे हैं। फिर जगत नारायण जी लाल फिर कह रहे हैं, महोदय मैं इस संदर्भ में और अधिक विवाद नहीं जारी रखना चाहता। मेरा उद्देश्य सिर्फ सभा का ध्यान इसकी तरफ आकृष्ट करना ही था। वो ऐसा आकृष्ट करके कह रहे हैं, इस प्रकार से क्या बात हुई है संविधान सभा में एकल संक्रमणीय और आनुपातिक पद्धति को लेकर, वो मैंने आपके सामने रखा है। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आपको इससे आनंद आया होगा। अब इमाम हुसैन साहब जो है वो कह रहे मैं भी कुछ स्पष्टीकरण दूं क्या कि इस मेथड को हमने क्यों अपनाया। गोपाला स्वामी आयंगर तो दे दिए, अब मैं भी बोलूं क्या? तो अध्यक्ष ने कहा बोलो ना, हम तो चाहते हैं कि सदस्य संतुष्ट है। तो अब हुसैन इमाम साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का आधारभूत सिद्धांत संख्या निर्धारित करना है। संख्या का निर्धारण कुल वोटों में रिक्त स्थानों से
एक अधिक संख्या द्वारा भाग देने पर, वही फॉर्मूला जो मैं अक्सर आपको राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में आप लोगों से साझा करते समय बताता हूं कि किस प्रकार से अनुपातिक जो है, निश्चित अनुपात जो है वो निकाला जाता है। वो कह रहे हैं कि अगर संख्या 100 है तो उसमें 2 का भाग दे दीजिए, प्लस उसमें 1 कर दीजिए, 51 आ जाएगा। 200 है तो 2 का भाग दे दीजिए, 100 आ जाएगा, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 101 आ जाएगा। इस प्रकार से ये परिणाम निकलता है। इसलिए कोई भी उम्मीदवार तभी चुनाव जीतेगा जबकि उसे कम से कम 51 वोट मिल जाएंगे, ऐसा इमाम हुसैन इमाम साहब कह रहे हैं समझाने के लिए। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से इतना स्पष्टीकरण काफी है, क्या कोई और सदस्य कुछ कहना चाहता है? तो तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं कि कुछ नहीं कहना है, अब तो नेहरू जी भी जवाब दे चुके हैं, इसलिए अब कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि नहीं, नेहरू जी ने जवाब नहीं दिया, नेहरू जी ने तो कुछ संशोधनों के बारे में चर्चा की थी, जवाब तो वो अब देंगे। तो फिर अनंत श्यामनम आयंगर साहब आ रहे हैं बीच में, वो कुछ प्रश्न कर रहे हैं। महोदय, मैं मसविदा समिति का ध्यान उन असुविधाओं की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जो खंड को वर्तमान रूप से स्वीकार करने में उठेगी। मसविदा समिति, मसविदा समिति, मसूदा समिति, प्रारूप समिति, प्रारूपण समिति, पांडुलिखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी अभी बनी नहीं है, 29 अगस्त 1947 को बनेगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो मसूदा समिति बनेगी उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए हम लोग तो जो प्रश्न उठा रहे हैं वो मसूदा समिति के कार्यों में आसानी लाएगी, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इस वजह से हम लोग ऐसी बातें रख रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में आ रहा है खंड 7। अब खंड 7 को कौन रख रहे हैं? एन गोपाला स्वामी अयंगर साहब। अभी मैंने अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में कह दिया था, ये रखेंगे गोपाला स्वामी अयंगर साहब, जो कि हमारी संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य है। अब संघ के संविधान के संदर्भ में नेहरू जी की जगह पर प्रस्तावक के रूप में जो नए व्यक्ति आ गए हैं आज के दिन, उनका नाम है एन गोपाला स्वामी अयंगर साहब। अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 7 स्वीकार कर लिया जाए। इस खंड के संदर्भ में मुझे कुछ और अधिक नहीं कहना है। किसी राज्य में संघ का कार्यपालिका संबंधी अधिकार वास्तव में उस राज्य के प्रधान के हाथ में ही रहना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये पावर के संदर्भ में प्रावधान कर रहे हैं। और क्या प्रावधान किए जा रहे हैं जरा देख लीजिएगा। संघ की रक्षा संबंधी सेनाओं का कमांडर जो है वो राष्ट्रपति होगा, ये प्रोविजन किया जा रहा है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे यहाँ पर तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये प्रोविजन लाया जा रहा है। एक इसके बाद में लाया जा रहा है फौजदारी के न्याय संबंधी अधिकार रखने वाले किसी न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को रद्द करने, उसमें कमी करने, क्षमा बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों के संदर्भ में चर्चा की जा रही है। राष्ट्रपति को इस बात का पावर दिया जा रहा है कि राष्ट्रपति सजा को क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ये बात रखते हैं तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर बोल रहे हैं, महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपखंड 2B का विचार स्थगित किया जाए। मेरे विचार से विस्तार से कारण बताना आवश्यक नहीं है। इस खंड पर प्रांतीय गवर्नर, रियासतों की स्थिति आदि का ध्यान रखते हुए फिर से विचार करना आवश्यक हो गया है। कौन सा खंड? राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं समाधान की, उन शक्तियों पर विचार अभी मत करो, क्योंकि अभी हमको राज्यों के संदर्भ में जो संविधान है उसको अंतिम रूप देना है। रियासतों की स्थिति क्या होगी उस संदर्भ में भी हमको अभी अंतिम रूप देना है। तो श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कह रहा है कि इस पर अभी विचार क्या कर लीजिए, स्थगित कर दीजिए, ऐसा वो अपना एक बात कह रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, इस ऊपर पूछ लेता हूं सभा क्या कह रही है। तो सभा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, यानी इस खंड पर चर्चा क्या हो गई, स्थगित हो गई। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब नया खंड आ रहा है 8, उसको भी एन गोपाला स्वामी अयंगर ही रख रहे हैं पंडित नेहरू जी के बिहाफ पर। इसका सीधा सा मतलब है कि पंडित नेहरू जी अभी संविधान सभा में उपस्थित नहीं है, इस वजह से एन गोपाला स्वामी अयंगर उनकी ओर से प्रस्ताव रख रहे हैं। क्या प्रस्ताव है जरा देखिएगा। इस संविधान के नियमों को पूरा करते हुए संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार वहां तक होगा जहां तक संघ की पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। आप लोग जानते हैं ये बात राज्य के संदर्भ में भी हम लोगों ने देखी थी कि गवर्नर की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार वहां तक होगा जहां तक कि राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। सेम बात यहाँ पर राष्ट्रपति के संदर्भ में रखी जा रही है और रखने का काम कर रहे हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर। जैसे रखते हैं तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कह रहे हैं कि मेरा एक संशोधन है और उस संशोधन का नाम है 8A। ये खंड 8 है ना, तो उस संशोधन का नाम है 8A। अब जैसे 8A आएगा तो राजेंद्र प्रसाद जी बीच में आएंगे। वो क्या कहेंगे कि देखो संशोधन तो
उस विषय पर लिया जाता है जो विषय रखा गया उसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसे संशोधन कहेंगे। आप तो खुद कह रहे हो कि 8 के बाद में 8A जोड़ा जाए, तो यह संशोधन नहीं है, ये तो खुद अपने आप में एक नया अनुच्छेद है, ऐसा कहा जाएगा। अभी देख लीजिए क्या कह रहे हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कह रहे हैं कि मेरा एक संशोधन है साहब 8A। तो एन गोपाला स्वामी अयंगर क्या कह रहे हैं, महोदय पहले खंड 8 को तो मुझे पेश करने दो, फिर 8A की बात करना, अभी 8 पे तो मुझे बात करने दो पूरी। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं वास्तव में मुझे 2 संशोधन की सूचना मिली है, जिसमें पहला कृष्णा स्वामी अय्यर का है और दूसरा अनंत सामनम अयंगर का है, और इनका उद्देश्य एक नया खंड जोड़ना है। चूंकि खंड के संदर्भ में कोई भाषण देना नहीं चाहता, इसलिए मैं उस पर अब मत लेता हूं कि खंड 8 को स्वीकार कर लिया जाए। बिल्कुल खंड 8 स्वीकार हो गया, 8A जो है वो नया खंड के रूप में आएगा, ना कि संशोधन के रूप में आएगा, ऐसा आपको मालूम होना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को इस प्रकार की बातों के लिए आगाह कर रहा हूं। आप तथ्यात्मक बातों को ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपका कार्य प्रणाली कैसी रही संविधान सभा की वो बताना चाह रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं जैसे 8A लेके आए तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा यार ये संशोधन नहीं है, ये तो खुद एक नया अनुच्छेद है, इसलिए यहां पर इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले 8 पर चर्चा करेंगे, स्वीकार होगा, फिर 8A आएगा, क्योंकि ये 8 में संशोधन नहीं है, ये तो एक नई बात है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 है और 21 के बाद में क्या है, 21A है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 था, अब 31A, B, C ये खुद अपना आप में नया अनुच्छेद है। आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं इन बातों को बताने से। 8 खंड को स्वीकार कर लिया गया, यानी कोई ज्यादा चर्चा उस पर नहीं हुई। अब 8 खंड क्या है, 8 खंड के बाद में 8A क्या है, अब जरा देखिए। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कह रहे हैं मैं ये कह देना चाहता हूं कि जहां यूनियन शब्द आया है वहां मैंने उसकी जगह पर संघ शब्द कर दिया है। सॉरी, जहां यूनियन शब्द आया है वहां पर मैंने फेडरेशन शब्द कर दिया। वाह, आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यानी 1, आर्टिकल 1 क्या कहता है देवेंद्र प्रसाद जी? आर्टिकल 1 बताओ चंद्रवीर जी गर्ग साहब। अनुच्छेद 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स और द फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। यूनियन ऑफ द स्टेट्स, भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा, और वहां यूनियन शब्द लिखा हुआ है, फेडरल शब्द नहीं लिखा हुआ है। यानी यू नो वेरी वेल दैट we have federal system of the government, but in Constitution of India there is no clear cut mention a word federal system of the government. हम संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था जैसा कोई शब्द स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में लिखा हुआ नहीं है। एंड इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तो फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट को बेसिक स्ट्रक्चर माना है, जिसका उल्लेख की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। शब्द का कह रहा हूं, बाकी प्रोविजन तो उसी से रिलेटेड है। यहां पर भी बहस उसी को लेकर हो रही है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कह रहे हैं कि भाई साहब आपने जो यूनियन शब्द लिखा ना, उस यूनियन की जगह पर आप क्या लिख दीजिए, फेडरेशन शब्द लिख दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब। ठीक है, वो एक्चुअली में कह रहे हैं कि अभी रियासतों से हमारा बहुत सारा समझौता होना बाकी है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग इस प्रकार के शब्द लिखेंगे तो वो भड़क जाएंगे कि आपने यूनियन क्यों लिखा, आपने फेडरल क्यों नहीं लिखा। ऐसी बात वो कहना चाह रहे हैं। कौन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब एक आ रहे हैं मेंबर जो कि पश्चिमी भारत रियासत समूह से है, श्री महाराज हिम्मत सिंह जी। वो कह रहे हैं साहब हमें संशोधनों की पूरी सूची नहीं मिली है, कृपया हमें सोमवार तक इस पर विचार करने का और मौका दें, तो हम अपने विचार व्यक्त कर देंगे ढंग से। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमने सारी सूचनाएं दे दी है। तो हिम्मत सिंह जी ने कहा कि भाई हमको तो सारी सूचनाएं नहीं मिली है। तो कह रहे हैं कि कल एक मेंबर बीच में आकर बोल रहे हैं कि नहीं, हमको कल शाम को 4 बजे तक मिल गई है। इसका मतलब संविधान सभा में जो भी संशोधन रखे जा रहे हैं, सदस्य ये कह रहे हैं कि भाई हमको संशोधन पहले मिलने चाहिए, ताकि हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करके आ सके, उस पर पढ़कर आ सके और अपनी बात को बड़ी बखूबी सभा में रख सके। भाई हम उस दौर की बात कर रहे हैं जिस समय व्हाट्सएप तो था नहीं, उस समय मेल तो थी नहीं, उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं कि संविधान सभा के एक सदस्य सारे मेंबर का एक ग्रुप बना लेते। आप कल्पना कीजिए, संविधान सभा के सारे सदस्य का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सारे लोगों को संशोधन भेज देते, भाई कल इस पर बिल रखेंगे, कल ये संशोधन आ जाएगा, तो वो उनको मालूम पड़ जाता। और उस समय कोई झूम ऐप भी था नहीं
कि उनको आने की जरूरत भी नहीं होती, अगर मद्रास में हो तो भी आप बैठक कर सकते हो, हिमाचल में हो तो भी बैठक कर सकते हो। तो जूम तो था नहीं उस समय, तो उनको तो सभा में आना पड़ता था। तो अब देखिए संविधान सभा की जब आप कार्यवाही को समझ रहे हैं तो आपको अपने आप को 1945 1947 के युग में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि आंखें जिसे देख नहीं सकती, दिल उसके लिए रोता नहीं है। तो आंखों को उस दर्द को समझना पड़ेगा, जिस दर्द को समझते हुए, जिसको अनुभूत करते हुए, महसूस करते हुए हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान का निर्माण किया था। आपको बड़ा अजीब सा लगता होगा कि क्या एक सदस्य उठता है और कहता है साहब हमको संशोधन की कॉपी नहीं मिली, अभी मैं भेजता हूं व्हाट्सएप पर, अभी मैं भेजता हूं किसी और माध्यम से। ये वो जमाना नहीं है, ये वो जमाना है जब उस समय कोई नेट वेट नहीं हुआ करता था। इसके बावजूद भी सारा सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि कैसे उन लोगों ने काम किया होगा। आप जरा कल्पना कीजिए कि आज जब 75 साल हो गए हमारे देश की आजादी का और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज हमको संविधान सभा की बहस देखने को मिल रही है। आज 75 साल देश की आजादी के होने के बाद आज हम कई सारी बातों को जान रहे हैं। हमारे संविधान सभा के सदस्य उस दिनों में जब ना कोई इंटरनेट था, जब कोई ना इतनी एक्सेस थी, उस समय उन्होंने इतने सारे देशों का अध्ययन कर लिया, इतने सारे देशों के संविधानों का अध्ययन कर लिया और इतना खूबसूरत संविधान बना लिया। कभी शर्म नहीं आती है ये कहते हुए कि संविधान बहुत खराब है? कभी महसूस करना चाहिए कि हमने तो आज भी भारत का संविधान जिसका उपभोग कर रहे हैं, आज भी भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों का हम उपभोग कर रहे हैं। भारत का संविधान हमको इतना अधिकार देता है कि हम लोग बोल सकते हैं, जा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। जब हमको इतना अधिकार देता है तब भी हम अपने संविधान को जान नहीं पाए, और जब सब कुछ नहीं था हमारे पास तब भी हमारे उन लोगों ने इतना सुंदर संविधान का निर्माण कर दिया, फिर भी आलोचना। कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए क्या लोग होंगे वो। जब तक इस दर्द को महसूस नहीं करेंगे संविधान की खूबसूरती का एहसास आपको नहीं होगा। हम 75 वर्षों के बाद में हम बात कर रहे हैं और मैं भी रोजाना रोजाना आके कहता हूं भारत में पहली बार, भारत में पहली बार। अरे भाई ये तो बहुत शर्मनाक स्थिति है कि इतना जब आधुनिक युग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, जब हमारा इतना एक्सेस संसाधनों पर हो गया, बुक्स पर हो गया, इतना कुछ हो गया, तब भी पहली 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 बार करते रहेंगे क्या? तो फिर वो लोग कौन थे जिन्होंने 1946, 47, 48, 49 में भारत के संविधान का निर्माण उन दौरान, उन परिस्थितियों में कर दिया जबकि उनके पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं थी? कल्पना करो भाई, कल्पना करो। इसलिए वो देवदूत थे कि नहीं थे? बताइए आप। वो देवदूत थे। महसूस करिए आप इसको। आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कल हमने निश्चय किया था कि अगले दिन जिन खंडों पर विचार होना है उनके संशोधनों की सूचना एक दिन पहले सायंकाल तक मिल जानी चाहिए। यदि संशोधन की सूचना देने के लिए समय आवश्यक है तो ये कहा नहीं जा सकता कि ये चक्र कहां तक समाप्त होगा। उन्होंने कहा इस प्रकार से तो बातें चलती रहेगी, ये कोई बात नहीं हुई। अब आया खंड 9। एन गोपाल स्वामी आयंगर रख रहे हैं। नेहरू जी कहां गए? नेहरू जी नहीं है, उनके बिहार पर कौन रख रहे हैं? एन गोपाल स्वामी आयंगर। क्या कह रहे हैं? मैं खंड 9 उपस्थित करता हूं। करिए उपस्थित। हाँ, अगले 3 मिनट बाद में इनको लिंक शेयर करना है। 3 मिनट बाद में। संघ में शामिल होने की वाली किसी रियासत के शासक का कार्यपालिका संबंधी अधिकार जहां तक उस अधिकार का संबंध है संघ के विषय से हो, उस रियासत में तब तक कायम रहेगा जब तक कि उपयुक्त संघ अधिकारी इस संदर्भ में कोई और प्रबंध ना कर ले। ये एक्चुअली में रियासतों के संदर्भ में प्रोविजन किया जा रहा है, और ये प्रोविजन इसलिए किया जा रहा है कि जब रियासतें जब मिलेगी तो उस संदर्भ में कुछ ट्रांजिशनल जो प्रोविजंस होंगे, वो ट्रांजिशनल प्रोविजंस के संदर्भ में संघ की संसद को कितना अधिकार होगा उस विषय पर चर्चा की जा रही है। और जैसे ही इस विषय पर चर्चा आएगी तो जो रियासतों के जो मेंबर्स हैं वो अपनी बात को जरूर रखेंगे, और उसमें कई सारे मेंबर्स आएंगे। उसमें हमारे जोधपुर से जयनारायण जी व्यास भी आएंगे कि भाई रियासतों के बारे में आप जो प्रोविजन करने जा रहे हो वो आप थोड़ा प्रोविजन करते समय रियासतों के लोगों के हितों का भी जरूर आप ध्यान रखें, ऐसी बात वो कहेंगे। तो एक मेंबर आ रहे हैं हुसैन इमाम साहब, वो क्या कह रहे हैं उनके विचारों को मैं एज इट इज रख रहा हूं। इसके बाद में रियासतों की ओर से भी जो मेंबर आएंगे, जिसमें खासकर जोधपुर से जो जयनारायण जी व्यास है वो भी अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि प्रोविजन ये किए जा रहे हैं कि रियासतों से जब समझौता होगा तो समझौता होने के बाद में कुछ समय के लिए, जब तक वहाँ आम चुनाव ना हो, जब तक वहाँ नए संविधान के तहत चुनाव ना हो, तो वो जो ट्रांजिशनल जो पीरियड है उस ट्रांजिशनल पीरियड में किस प्रकार का व्यवस्था रहेगी, उस प्रकार के प्रोविजन लाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में
अलग अलग बातें संविधान सभा के जो मेंबर्स कह रहे हैं वो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं। तो जरा देखिएगा, हुसैन इमाम साहब क्या कह रहे हैं। फीडबैक लिंक इनको शेयर कर देना 1-1.5 मिनट बाद में। प्लीज सर हेल्प मी, फीडबैक लिंक दे दीजिए। ओ हो हेल्प, इतना लिंक जरूरी है फीडबैक का? माय गॉड, अगर नहीं दिया तो फिर मैं तो हेल्प ना करने वाला इंसान बन जाऊंगा। माय गॉड, ऐसे मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा। जल्दी से लिंक शेयर कर दो भाई, हाँ जल्दी से लिंक शेयर कर दो। मैं हेल्प ना करने वाला इंसान नहीं कहलाना चाहता। इनको हेल्प की जरूरत है, अभी तुरंत रिलीफ दीजिए इनको। अरे फीडबैक लिंक दो, ये सवाल मत रखो, सवाल काटो इसको। फीडबैक लिंक लाओ ना, सवाल को काटिए इसको। टेक्निकल टीम, ये जो प्रश्न रखा है खुला रख दिया है, आप इसको हटाइए और फीडबैक लिंक पूरा भरने के लिए दीजिए। सवाल हटाओ, पहले लिंक को जनरेट कराओ। जरूरत है जल्दी भेजो इनको लिंक, नहीं तो हेल्प चाहिए। देखो कितनी, हाँ मजाक में टेक्निकल टीम भी कंफ्यूज होगी। 2 मिनट बाद में भेजेंगे, ठीक है 2 मिनट बाद में है, ठीक है। नहीं बहुत जल्दी जरूरत है, 2 मिनट मत लगाओ टेक्निकल टीम। कितनी लिंक की जरूरत है इनको, मांग रहे हेल्प मांग रहे हैं भाई, और हमको ऑनलाइन हेल्प उपलब्ध करवानी चाहिए। क्या पता लिंक नहीं मिला तो पता नहीं क्या क्या दिक्कत हो सकती है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी सब सोच कर रखे भाई, लिंक जल्दी पहुंचना चाहिए। हाँ, तूफान आ जाएगा बिल्कुल, अगर लिंक नहीं मिला तो पता नहीं क्या कठिनाई हो सकती है। चलिए खैर आने वाला है। हाँ लिंक तो ऑक्सीजन के रूप में काम कर रहा है, ऐसा विकास जी कह रहे हैं। चलिए आइए, हुसैन इमाम साहब क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले वक्ता ने जो यहाँ पर जो कहा कि संघ में शामिल होने वाली रियासतों में एक सीमा तक लोकतंत्र अवश्य होना चाहिए, ये एक ऐसी बात है जिसके संदर्भ में इस सभा में कोई मतभेद नहीं है। कुछ ऐसे स्तर है, कुछ ऐसी कार्रवाइयां हैं जिन्हें आवश्यकता की दृष्टि से न्यूनतम माना जाता है, जीवन के लिए जरूरी माना जाता है, और इस युग में किसी भी व्यक्ति के लिए निरंकुश शासन के ईश्वर प्रदत्त अधिकार का दावा बिल्कुल गलत है। वो इस प्रकार की बात करें कि भाई रियासतों में लोकतंत्र की स्थापना करना बहुत जरूरी है। इतनी 562 के करीब रियासतें हैं, तो वहां लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं जय नारायण जी व्यास, जो कि जोधपुर से हैं। मुझे एक्चुअली में हंसी आ रही है जिन्होंने जिस तरह से हेल्प मांगी है उस वजह से। सर्कल रीट में भी उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पूछा गया। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत सामान्य सी बात है, पर पूछा गया ये बहुत अच्छा लगता है। जो हम चर्चा कर रहे हैं वो फिर प्रतियोगी परीक्षा में भी आ जाए तो इससे ज्यादा और अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन खैर, जय नारायण जी व्यास जो कि जोधपुर से हैं, वो क्या कह रहे हैं। संविधान के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है, खासकर देशी रियासतों की ओर से बोलने वाले लोगों में से व्यास जी भी थे। जरा देखिएगा वो क्या कह रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब, हमारे सामने इस समय रियासतों का सवाल नहीं है, हमारे सामने सवाल ये है कि सेंटर के जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर अथॉरिटी एक्सरसाइज करने के लिए राजाओं के अधिकारों के ऊपर गौर करें। इसलिए मैं इस सवाल से आगे बहुत लंबे चौड़े सर्किल में अपने आप को नहीं डालना चाहता, ना मैं हाउस को डालना चाहता। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। क्या पूछा? कल संविधान सभा के उपाध्यक्ष के बारे में भी पूछा। अच्छा, उपाध्यक्ष के बारे में भी पूछ लिया प्रश्न। तो कितने उपाध्यक्ष लिखे? 5 के 7 के 3 के 2। गुड गुड गुड। आइए, ये बात ठीक है कि अभी जो शक्तियां, जो सत्ता राजाओं और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वह सत्ता अब उनके हाथ से चली जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इन शब्दों को देखें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जिनके हाथ में शक्ति थी उन्हें वह रहने दी जाएगी। इससे ज्यादा नहीं होगा जब तक दूसरी व्यवस्था न्याय के द्वारा ना हो जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। ये सब होते हुए भी चूंकि हमारे यहाँ फेडरल सब्जेक्ट्स बहुत है, बहुत तरह के हैं, इसलिए इनका दुरुपयोग होने की भी किसी किसी जगह आशंका हो सकती है। लेकिन जब हम सब एक जगह आते हैं तो ये आशा करनी चाहिए, बल्कि अपील करनी चाहिए कि रियासतों में भी अब हमारी लाइन से आगे आने की कोशिश करें। जिस जगह प्रांतों के लोग हैं वो कहना चाह रहे हैं कि रियासतों और प्रांतों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से प्रांतों में व्यवस्था की जा रही है उसी तरह की व्यवस्था रियासतों में भी होनी चाहिए, और राजा महाराजाओं के जो पावर्स रहे हैं वो पावर्स अब ले लेने चाहिए, क्योंकि देश में नया संविधान आ रहा है, देश में लोकतंत्र आ रहा है। ऐसी बात वो कह रहे हैं जय नारायण जी व्यास, जो कि हमारे जोधपुर से है। इसके बाद में एसवी कृष्णमूर्ति राव, ये भी रियासतों से है, ये मैसूर से है। वो क्या कह रहे हैं
जरा उनकी भी बात सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन उपस्थित किया है कि इन विषय में रियासती प्रजा के प्रतिनिधियों को कुछ कहने का अवसर मिले, किंतु मैंने उस संशोधन को वापस ले लिया क्योंकि रियासतों के मंत्रियों ने सर एन गोपालस्वामी अयंगर का एक संशोधन स्वीकार कर लिया। इसके द्वारा मैं रियासतों में एक नए युग का आविर्भाव देख रहा हूं। मुझे आशा है कि मंत्रियों ने इस संशोधन को उसकी समस्त संभावनाओं के साथ ही स्वीकार किया। वो कह रहे हैं कि साहब, मैंने एक संशोधन रखने का विचार मस्तिष्क में लाया था और वो रियासतों के संदर्भ में था, लेकिन चूंकि हमारे प्रतिनिधियों ने एन गोपालस्वामी अयंगर साहब से बात कर ली है और एन गोपालस्वामी अयंगर साहब ने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया है। लिंक आ गया है, जल्दी से देख लीजिएगा। लिंक आ गया और इस लिंक को आप एक्चुअली के 15-20 मिनट तक और क्लास चलेगी, तो इस लिंक को बार बार शेयर करते रहे, हर 1-1.5 मिनट में शेयर करते रहे, क्योंकि हमारे मित्र जो हैं उन किसी को हेल्प भी तो चाहिए ना। तो लिंक आप शेयर करते रहें, हर 1 से 1.5 मिनट में लिंक से शेयर करें, यहाँ पर बार बार करें। ऐसा एसवी कृष्णमूर्ति राव जी अपनी बात को रख रहे हैं। फिर इसके बाद में मैसूर से ही दीवान बहादुर सर ए रामास्वामी मुदालियार साहब आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, इस महान सभा के समक्ष इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे भी कुछ शब्द कहने हैं। रियासतों के कुछ प्रतिनिधियों ने, मैं प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग कुछ हिचकिचाहट से कर रहा हूं क्योंकि मेरा मतलब रियासतों के सरकारी मंत्रियों से है। एक संशोधन की सूचना दी है, उसी संशोधन से मेरी भी सहमति है, ऐसा वो कह रहे हैं रामास्वामी मुदालियार साहब। बड़ा इसके बाद में, अरे कहां जा रहा है, इसके बाद में सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं, इस प्रस्ताव पर भाषण करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, विशेषकर ऐसी अवस्था में जबकि प्रस्तावक तथा रियासतों के कुछ प्रतिनिधियों के मध्य एक समझौता हो चुका है। उन्होंने कहा कि चूंकि रियासतों के प्रतिनिधियों और प्रस्तावक महोदय जो है उनके बीच में जब समझौता हो गया है, प्रस्तावक कौन है यहाँ पर? प्रस्तावक यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, प्रस्तावक यहाँ एन गोपालस्वामी अयंगर साहब है। वो कह रहे हैं इन दोनों के बीच में जब समझौता हो गया है तो मुझे लगता है कि मुझे इस विषय पर कुछ बात कहने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय की चर्चा उठाते समय संघीय विषय के संदर्भ में संघ और प्रांतों के क्षेत्र की बात लाना मेरे विचार से बिल्कुल अनावश्यक है। सर मुदालियार ने जो कुछ कहा है, केंद्र की शक्ति इन बातों पर निर्भर नहीं है कि उसकी अधीनता में कितने विषय हैं, बल्कि इस पर कि उसकी अधीनता में कितने राष्ट्र निर्णायक विषय हैं। बहुत सुंदर सी बात कही कि विषय कितने हैं केंद्र के पास ये महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे विषय कितने हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ऐसा कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो राष्ट्र के निर्माण में सहायक है। ये बात उन्होंने बहुत सुंदरता से कृष्ण स्वामी अय्यर ने रखी। फिर वो ये कह रहे हैं कि दूसरा प्रश्न जो है वो कार्यपालिका संबंधी अधिकारों को अमल में कैसे लाया जाए उसके संदर्भ में है। ये संघ द्वारा नियुक्त व्यवस्था द्वारा सीधे लाया जाए या अस्थायी रूप से रियासतों या प्रांतों की शासन व्यवस्था के मार्फत लाया जाए, परंतु अधिकार और उत्तरदायित्व संघ का होना चाहिए और उसे संतोष होना चाहिए कि शासन का जो व्यवस्था है वो एकदम ठीक है। इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि खुद कानून की जबरदस्त जानकार है, साथ ही साथ हमारी प्रारूप समिति में मेंबर के रूप में भी वो रहे हैं। ठीक है, ये भाई राकेश कुमार, अपने इस प्रश्न को यहाँ से हटा दो, नहीं तो फिर आप हट जाएंगे। फिर राकेश जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट, मैंने बार बार कहा है कि डोंट शेयर, यहाँ किसी प्रकार के कोई प्रश्न शेयर ना करें, ये ठीक बात नहीं लगती है, प्लीज आई रिक्वेस्ट। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। के संतानम साहब क्या कह रहे हैं, उनके संतानम साहब की बात को जान लेते हैं हम लोग। मुझे प्रसन्नता है कि सर अल्लादी ने संघ प्रणाली कैसी होगी उस पर डिटेल से बात कर ली है, ऐसा के संतानम साहब कह रहे हैं। मैं फिर उस क्षेत्र में नहीं जाऊंगा, परंतु सर रामास्वामी मुदालियार ने एक बात ऐसी कही है जिस पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने कहा कि रियासतों में लोकतंत्रवाद का प्रसार हो रहा है, इसलिए संघीय विषय का प्रबंध संबंधी अधिकार उनके हाथ में छोड़ देना उतना आपत्तिजनक नहीं है। महोदय, मेरे विचार में ऐसा कहना ठीक नहीं है। रियासतों का लोकतांत्रिकरण जितना
ही होता जाएगा, उतना ही संघीय और प्रांतीय विषय का भेद स्पष्ट होता जाएगा। मेरा मत तो यह है, यदि कोई राजा या उसका शासक संघ की अवज्ञा करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना सहज है, क्योंकि उस हालत में एक्चुअली में सारी बात जो है रियासतों को कितनी पावर दी जाए उस बात को लेकर है। लेकिन रियासतें रियासतें कहाँ रहेगी? जब देश का संविधान बनेगा, जब पूरी रियासतों का एकीकरण हो जाएगा, जब संविधान लागू होगा, तो आप लोग जानते हैं कि थोड़े समय के बाद जब 7वां संविधान संशोधन करके हम 1956 में उसे लागू करेंगे, तो फिर भारत में तो खाली 2 प्रकार की इकाइयां रहेगी, एक राज्य रहेंगे, दूसरे संघ शासित प्रदेश रहेंगे। लेकिन ये सारी जो बातें अभी रियासतों के संदर्भ में जब की जा रही है, ये उस दौर में की जा रही है जब उनको ये पता नहीं है कि रियासतें भी राज्य बन जाएगी। आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत लागू हुआ, उस समय भारत में 4 प्रकार की इकाइयां हुआ करती थी, ए बी सी डी, क ख ग और ग। ये चारों प्रकार की जो श्रेणियां हैं वो हमने 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में समाप्त कर दी थी। उसके बाद में केवल भारत में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज रही। तो ये उस दौर की बात है जब रियासतों को कितना पावर मिलेगा, कितना पावर नहीं मिलेगा, उस पर चर्चा की जा रही थी। और इनिशियल स्टेज में वो चर्चा वाजिब भी थी, क्योंकि रियासतों में उतना लोकतंत्र नहीं था जितना प्रांतों में लोकतंत्र है। ये बात सब लोग कह भी रहे हैं और इस बात को सब स्वीकार भी कर रहे हैं कि रियासतों में इस प्रकार का सिस्टम नहीं रहा है। अभी आ रहे हैं श्री गोपी कृष्ण विजय वर्गीय जी, जो खुद भी रियासत से हैं, ग्वालियर से हैं। ठीक है, इनको लिंक बार बार शेयर कर लो, लिंक शेयर कर लीजिए, लिंक में कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग लिंक शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल आप इसकी चिंता मत कीजिए। यूट्यूब वालों को लिंक कहाँ शेयर होगा भाई, ये तो जूम वालों के लिए है। यूट्यूब वाला कह रहा है सर लिंक दिख ही नहीं रहा है, तो दिखेगा कहाँ से यहाँ पर भाई, वो तो जूम वालों के लिए है। चलिए आते हैं गोपी कृष्ण विजय वर्गीय जी, जो कि ग्वालियर से हैं। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं एक देशी रियासत से आता हूं और मेरे दिल में ये भावना है कि हमारा देश एक मजबूत केंद्र वाला देश बने। दुर्भाग्यवश हमारे देश के बहुत से टुकड़े हैं और देशी रियासतों के दिलों में कहीं न कहीं लोकल पैट्रियनिज्म के जोश में सूबे और प्रांतों के दिलों में भी यही ख्याल है हम ज़्यादा ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करें, ऐसा करना से देश एक कमजोर देश बन सकता है। वो कह रहे हैं गोपी कृष्ण विजय वर्गीय जी, जो कि ग्वालियर से आते हैं, जो कि स्वयं एक रियासत है। वो ये कह रहे हैं कि साहब हम चाहते हैं कि एक मजबूत केंद्र सरकार की स्थापना हो, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ देशी रियासतें ऐसी हैं जिनके मन में स्वायत्ता प्राप्त करने की बड़ी दिल्ली तमन्ना है, उनकी मनसा है कि उन्हें अधिक से अधिक अधिकार मिले। मैं ये चाहता हूं कि भारत कमजोर देश ना बने, एक ताकतवर देश बने, और एक ताकतवर देश बनाने के लिए केंद्र को, संघ सरकार को मजबूत होना चाहिए, ऐसा गोपी कृष्ण विजय वर्गीय जी कह रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को इतना त्याग करना पड़ेगा और रियासतों को भी इतना त्याग करना पड़ेगा कि वह ज्यादा से ज्यादा सत्ता जो है वो केंद्र को दें, जिससे कि हमारा केंद्र और हमारा देश क्या हो, मजबूत हो। कितनी सुंदर सी बात कही यार। रियासतों से ये आते हैं गोपी कृष्ण विजय वर्गीय, बहुत सुंदर सी बात की। हमको त्याग करना चाहिए। हम चूंकि पहले राजा महाराजा रहे हैं हम लोग, पर अब राजा महाराजा रहेंगे नहीं, लोकतंत्र आ गया है, तो ऐसी स्थिति में हमको त्याग करना चाहिए और केंद्र को अधिक शक्तियां देनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। गोपी कृष्ण विजय वर्गीय जी ऐसी बात कह रहे हैं। तो ये गजब की। अब आ रहे हैं आर के सिद्धवा जी। आर के सिद्धवा जी के बारे में कई बार मैंने आपको बता रखा है। वो क्या कह रहे हैं? सर, गोपाला स्वामी आयंगर के भाषण के बाद प्रस्ताव के उद्देश्य के संदर्भ में स्थिति का स्पष्टीकरण करके सर अल्लादी ने बहुत ही उत्तम कार्य किया है। आपने निश्चित शब्दों में यह कह दिया कि अंतिम अधिकार संघ सरकार के पास है। महोदय, हम रियासतों के उन प्रतिनिधियों को बधाई देते हैं जिन्होंने कृपा करके संविधान सभा की कार्यवाही में भाग लिया, और मैं उन रियासतों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस विषय में नेतृत्व किया और दूसरी रियासतों के लिए रास्ता खोल दिया। मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि जब देश का एक भाग लोकतंत्रवाद को अपना रहा है, तो दूसरा भाग, जिसमें लगभग 10 करोड़ की जनता है, निरंकुश शासन के अधीन नहीं रह सकती। आर के सिद्धवा जी बड़ी सुंदर सी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब देश के एक भाग में लोकतंत्र आ रहा है और देश का दूसरा भाग जो कि 10 करोड़ की जनसंख्या वाला, वहां लोकतंत्र उस गति से नहीं आ रहा, ये तो ठीक बात नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि रियासतों ने भारत में मिलने का न केवल निश्चय किया है, बल्कि कुछ रियासतों ने तो इस संदर्भ में नेतृत्व करते दूसरी रियासतों के लिए भी रास्ता खोला है, सबको कहा कि आ जाओ, एक मजबूत भारत बनाए। आर के सिद्धवा जी इसी और इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रियासतों की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। फिर वो कह रहे हैं, मैं विभिन्न रियासतों की बातों में यहाँ विस्तार से बात नहीं करना चाहता, किंतु मैं कुछ ऐसी रियासतों को जानता हूं
जिनमें ना तो स्थानीय संस्थाएं हैं और ना म्यूनिसिपैलिटीज है, और जहां विधानसभाएं है वहां खाली नॉमिनेटेड मेंबर्स का बहुमत है। वो कह रहे हैं कि मैं कुछ रियासतों के बारे में जानता हूं जहां कोई पंचायत राज का सिस्टम है, ना किसी प्रकार का नगर पालिकाएं हैं, और जहां कहीं पर भी विधानसभाएं है तो वहां पर भी जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य नहीं है, वहां नॉमिनेटेड मेंबर्स है। अब तो ये दौर जाना चाहिए, अब तो फिजा बदलनी चाहिए, अब तो लोकतंत्र आना चाहिए। देश में 2 भाग में लोकतंत्र हो, 1 भाग में लोकतंत्र ना हो, ये बात ठीक नहीं है। आर के सिद्धवा जी इसी ओर से बार बार इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर MS अणे साहब आ रहे हैं, जो कि दक्षिणी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन पर बहस चल रही है वह कुछ महत्वपूर्ण रियासतों के मंत्रियों और जिनकी रियासतों ने हमारी सहायता करने के लिए संविधान सभा में भाग लिया है, और ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ गैर सरकारी सदस्यों के प्रतिनिधियों के बीच में जो समझौता हुआ उस पर है। इसलिए समझौता का महत्व वही समझा सकते हैं जिन्होंने यह समझौता किया है। अभी हमने गोपालस्वामी अयंगर को सुना, परंतु मंत्रियों के एक दल के एक महत्वपूर्ण सदस्य रामास्वामी मुदालियार ने अपने भाषण में यह बताया कि इस समझौतों को स्वीकार करते हुए जो संशोधन में शामिल कर लिया गया है, उन्होंने क्या दृष्टिकोण ग्रहण किया उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। आप जरा सोचिएगा कि किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा हमारे संविधान निर्माताओं को। रियासतों में कुछ प्रतिनिधि ऐसे थे जो प्रजामंडल से आते थे। वो चाहते थे कि राजा महाराजा पूरी तरह से खत्म हो जाए, और जैसा ब्रिटिश प्रांतों में जिस प्रकार से लोकतंत्र है वैसा का वैसा लोकतंत्र हमारे यहाँ पर भी स्थापित हो जाए। लेकिन संविधान सभा में तो जमींदार भी सदस्य थे, संविधान सभा में तो राजा महाराजाओं के प्रतिनिधि भी सदस्य थे। वो एकदम इस सिस्टम को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। कितने मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को, मौलाना आजाद साहब को, और बाद में जब प्रारूप समिति बन जाएगी तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को, समाज के इन सारे वर्गों को संतुष्ट करना। एक मेंबर देशी रियासतों से ऐसा आ रहा है जो जनता का प्रतिनिधि है, जो स्वतंत्रता आंदोलन का पुरोधा है, स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है। एक मेंबर ऐसा आ रहा है जो जागीरदारों का हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एक मेंबर ऐसा आ रहा है जो राजा महाराजाओं के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन सबकी भावनाओं को सम्मेलना, उन सबकी आकांक्षाओं को सम्मेलना, उन सबको जोड़कर संविधान का निर्माण करना एक बहुत कठिन कार्य था, जो कि हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने किया। अब आ रहे हैं सर BL मित्तर साहब, जो कि बड़ौदा से हैं, जो बाद में प्रारूप समिति के मेंबर भी बने। वो क्या करें? ये बड़े आश्चर्य की बात है कि एक ऐसे संशोधन के संबंध में जो कि बिल्कुल निर्दोष है और जिनके विषय में समझौता हो चुका है, इतनी ओजस्विता दिखाई जा रही है और इतनी गर्मा गर्मी हुई है। आखिर इस संशोधन का मतलब ही क्या है? इसके मतलब 2 है। संशोधित खंड का पहला मतलब तो यह है कि इसके द्वारा संघ की सर्वोपरिता स्वीकार कर ली गई है, और इसके अंतिम शब्द जो है वो है। और उसका जो दूसरा मतलब यह है कि हमारा जो देश जो है उसमें केंद्र मजबूत होना चाहिए। तो इस प्रकार का एक निर्दोष प्रस्ताव जो है, इस पर इतना आप ताकत क्यों दिखा रहे हैं? ऐसा BL मित्तर साहब कह रहे हैं, जो कि खुद एक बड़ौदा रियासत से आते हैं। इसके बाद में N गोपालस्वामी अयंगर साहब, जो कि प्रस्तावक है, वो उनका भाषण हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं जरा देख लीजिएगा। महोदय, एक ऐसे प्रश्न पर जो महत्वपूर्ण तो अवश्य है, किंतु जिसके संबंध में विरोधी मत वालों के मध्य समझौता हो चुका है, बड़ी मनोरंजक बहस हो चुकी है। 1 घंटे या उससे भी अधिक समय से जो ओजस्वी भाषण हुए हैं, उनमें मैं और वृद्धि नहीं करना चाहता। महोदय, मुझे तो केवल यही कहना है कि इस खंड का मूल सिद्धांत यही है कि संघ के कार्यपालिका संबंधी अधिकार का विस्तार उसी सीमा तक है जिस सीमा तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है। दैट्स ऑल। ये कह रहे, बात इतनी सी है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार वहां तक है जहां तक केंद्र की जो संसद है उसे कानून बनाने का अधिकार है। बात केवल इतनी सी है, लेकिन इसके बावजूद भी इतने लंबे चौड़े भाषण हुए, मुझे इस बात का बड़ा दर्द है। फिर वो कह रहे हैं कि संशोधन में यह कहा गया कि संघ को किसी रियासत से कार्यपालिका संबंधी कानून द्वारा ले लेना चाहिए, न कि संघ अधिकारी द्वारा, जैसा कि खंड में कहा गया है। वो कह रहे हैं कि ये सब प्रश्न जो है वो सामान्य से प्रश्न है, अमल में जब लाए जाएंगे उस समय के प्रश्न है। इस प्रकार से प्रस्तावक महोदय अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। फिर अब अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, अब भाई बहुत चर्चा हो गई है, अब तो मैं इस संशोधन पर वोट लूंगा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं सदस्यों के विचार जानना चाहता हूं। सबसे पहले मैं खंड में उन 4 या 5 शब्दों के जोड़ने का
संशोधन को लेता हूं जिसे सर गोपालास्वामी ने स्वयं ही उपस्थित किया है। तो स्वयं उपस्थित किया है तो ऑब्वियसली क्या कर लिए जाएंगे, स्वीकार कर लिए जाएंगे, यानी प्रस्तावक महोदय ने खुद ने ही संशोधन करना चाहे तो वो स्वीकार कर लिया गया। फिर चंद्रशेखरिया जी का संशोधन है। क्या है चंद्रशेखरिया जी का संशोधन? वो कह रहे हैं कि संघ में शामिल होने वाली रियासतों के शासन के संदर्भ में था, उसको अस्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी का जो संशोधन था उसको भी सभा ने अस्वीकार कर लिया। इसके बाद सर गोपालास्वामी द्वारा संशोधित जो रूप है उस पर वोट लिए गए और इसके बाद में संविधान सभा ने एन गोपालास्वामी अयंगर साहब के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया और उसमें जो संशोधन किए गए उसको संविधान सभा ने पूर्णतया क्या कर दिया, स्वीकार कर लिया। इसके बाद में अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि माननीय सदस्यों को ये पता होगा कि आरंभ में श्री प्रकाश ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया था। श्री प्रकाश ने कौन सा प्रस्ताव उपस्थित किया कि संविधान सभा में जो नए सदस्यों के चुनाव होंगे उस संदर्भ में व्यवस्था करने के लिए श्री प्रकाश ने एक संशोधन रखा था। तो उन्होंने कहा कि श्री प्रकाश ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया था और उस प्रस्ताव को 3 सदस्यों की एक समिति को सुपुर्द करने का बात कही गई थी। वो प्रस्ताव का नया मसविदा तैयार करके उपस्थित करें। ये मसविदा तैयार है यदि माननीय सदस्य उसे आज ही पास करना चाहे तो। यानी 3 लोगों की जो कमेटी बनी उन 3 लोगों की कमेटी ने उस प्रस्ताव पर चर्चा कर ली है। श्री प्रकाश ने जो सुझाव दिया था ना वो उस पर कमेटी भी बन गई, उसने चर्चा भी कर ली और उन्होंने जो मसौदा तैयार किया वो तैयार हो गया है। क्या आज रख दें क्या? तो अनेक सदस्यों ने जोर से कहा हाँ महोदय रख दो। तो श्री प्रकाश ने बोला, श्री प्रकाश जिन्होंने ये तैयार किया था 3 लोगों की कमेटी के साथ में तैयार किया था, उन्होंने कहा महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि क्या प्रस्ताव करता हूं जरा सुनिएगा। संविधान सभा में उसकी रचना, चुनाव की प्रणाली तथा सदस्यता समाप्त होने के विषय में जो व्यवस्था की गई है उसके बावजूद सम्राट की सरकार के 3 जून 1947 के वक्तव्य के अनुसार हुए तथा होने वाले सभी चुनावों को नियमानुकूल माना जाएगा और इस प्रकार चुनी गई संविधान सभा सदैव नियमानुकूल निर्वाचित संविधान सभा मानी जाएगी और उसकी अब तक जो कार्यवाही हुई है उसे भी नियमानुकूल माना जाएगा। यानी श्री प्रकाश ने एक प्रश्न उठाया था, एक प्रस्ताव रखते हुए ये प्रश्न उठाया था कि साहब जो दूसरा निर्वाचन हुआ उससे कई सारे मेंबर्स नए आए हैं और कई सारे मेंबर्स को आपने बाहर निकाल दिया। अब तीसरा निर्वाचन जो होगा उसमें भी नए मेंबर आएंगे, तो दूसरे चुनाव में जो मेंबर चुने गए वो अगर तीसरे चुनाव में वापस चुनकर नहीं आए, चूंकि देश का विभाजन होना है तो ऐसी स्थिति में उनकी सीट जो रिक्त हो जाएगी, तो उन्होंने उस दौरान जो काम किया उसका क्या होगा? तो जवाब दिया गया कि जो भी उन्होंने अब तक जो कार्रवाई की है उसे नियमानुकूल माना जाएगा और जो मेंबर चुनकर आए वो भी नियम के अनुसार है, जो आगे चुने जाएंगे वो भी नियम के अनुसार है। संविधान सभा इस बात को स्वीकार करती है। श्री प्रकाश ने ऐसा एक प्रस्ताव रखा। अब प्रस्ताव स्वीकार होगा कि नहीं होगा, अगला पेज पे चलते हैं। एच.वी. कामत साहब जो कि मध्य प्रांत के, महोदय क्या मैं सुझाव उपस्थित कर सकता हूं कि संविधान सभा की नियमावली के खंड 68 में उठने वाली कठिनाइयों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि, वो बोल ही रहे थे जितने में अध्यक्ष बोल गए बीच में, उपस्थित कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रस्ताव उपस्थित किया गया है। क्या कोई इसके संदर्भ में कुछ कहना चाहता है? कोई सदस्य नहीं उठे, तो फिर मैं प्रस्ताव पर मत लेता हूं और अध्यक्ष ने कहा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इसका मतलब श्री प्रकाश ने आज 25 जुलाई 1947 को जो प्रारंभ में जो बात रखी कि भाई संविधान सभा का क्या होगा, उसके संदर्भ में कुछ नई व्यवस्था लाई जानी चाहिए, उस संदर्भ में श्री प्रकाश और अन्य 2 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। उन 3 लोगों की कमेटी ने तुरंत काम किया। जब तक संविधान सभा के अन्य सदस्य संविधान सभा के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा कर रहे थे, वो तीनों मेंबर जिनकी कमेटी बनी वो अलग कमरे में जाकर बैठे, उन्होंने विचार विमर्श किया और जब तक संविधान सभा की 25 जुलाई 1947 की जो कार्यवाही है वो समाप्त हो, उससे पहले ही श्री प्रकाश की जो कमेटी बनी उस कमेटी ने अपना प्रस्ताव रखा और कहा कि जो कुछ हुआ नियमानुकूल है, जो कुछ होगा नियमानुकूल है और जो संविधान सभा ने जो अब तक काम किया वो नियमानुकूल है। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यानी आज तो प्रकाश ही प्रकाश है। श्री प्रकाश शुरू से लगाकर अंत तक श्री प्रकाश ही प्रकाश आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में अध्यक्ष घोषणा कर रहे हैं संविधान सभा सोमवार 10 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तब संविधान सभा सोमवार 28 जुलाई 1947 के प्रातः
10 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। यानी 26 जुलाई और 27 जुलाई 1947 को संविधान सभा की कोई बैठक नहीं हुई। हम भी पुनः 28 जुलाई 2022 को 28 जुलाई 1947 को क्या हुआ इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में आएंगे। हमारा समय सुबह 7:30 बजे रहेगा, इनका समय सुबह 10 बजे है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग बड़ा आनंद ले रहे होंगे, और जिन मित्रों को अभी लिंक नहीं मिला, एक बार लिंक वापस शेयर कीजिए। टेक्निकल टीम से मैं निवेदन कर रहा हूं। बिल्कुल बहुत आनंदित वाली बातें हैं। आप लोगों को बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेगी जो भारत में बहुत गिने चुने लोगों को है। आप लोग उन गिने चुने लोगों में से हैं। बिल्कुल, आप जरा कल्पना कीजिए कि संविधान सभा के जब 12 सत्र पूरे हो जाएंगे तब स्थितियां क्या रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।